अच्छा, सबने पीपीएच किट बना लिया है, सारी चीजें है उसमें? यस सर। एल्बो लेंथ ग्लव्स नहीं था आपके पास, मिला सभी को या अभी भी किसी का नहीं है? किस किस को मिला है यस टाइप के लिए? यस एल्बो एंड लेंथ हॉस्पिटल ग्लव्स गॉट इट। नहीं मिला है? नहीं मिला। वी आर हाँ, ट्राइंग। ओके ठीक है। एल्बो लेंथ ग्लव्स के अलावा और कुछ सामान मिसिंग है किसी हॉस्पिटल में? मेरी वीडियो बंद कर, मुझे शर्म आती है। किसको शर्म आती है वीडियो ऑन करने पर? एग्जाम कैसे फेस करोगे फिर अगर शर्म आती है तो? ये तो अपना मॉडल ही वैसे है, ट्रेनिंग का मॉड्यूल ही वैसे है, ऑनलाइन वर्चुअल है। अगर वीडियो ऑफ करके सोओगे तो मैं क्या करूंगा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? मेरा एनर्जी तो वेस्ट जा रहा है। कौन बोला ये मुझे शर्म आता है? कौन सा हॉस्पिटल है? शर्म आता है या कुछ भी होता है, वीडियो ऑन रखना है, ठीक है? देखो ऑडियो चाहे ऑफ रखो आप, ठीक है? और जब बात करना है तब तब करो। मैं आई एम गेसिंग ये समवन फ्रॉम भाटिया हॉस्पिटल सेड दैट। ओके, आई आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम भाटिया हॉस्पिटल, ओके? लास्ट टाइम इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। ठीक है, सो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो भी अभी ओपन है, किसी को कुछ पूछना है? कोणाला काय विचारायचं आहे? किटचं प्रिपरेशन जे आहे, प्लस तुमचे पोस्टर प्रिपरेशन झालं, किंवा जे पण टॉपिक्स थियरी तुम्हाला जी शिकवली है, जो भी क्लासेस लिए है, उसमें कुछ किसी चीज में डाउट है? ग्रुप पे एक क्वेश्चन आया था कि एंटीनेटल एक्सरसाइज वुमन को और पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, उस पे ना हम लोग जब सारा हो जाएगा ना, तब एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का एक कोई प्रेजेंटेशन रन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है? जो एक्सरसाइजेस है उसमें स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए एक्चुअली सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे तो। ठीक है, आपको डिटेल में एक्सरसाइजेस नहीं पूछेंगे वो, बट फिर भी हम लोग क्योंकि क्वेश्चन आया है तो हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो आई कैन सी नीलम सिन्हा, आप कौन से हॉस्पिटल से हो? नीलम सिन्हा। हो, मैं नाम लेने के बाद सब गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अभी क्लास इंटरैक्टिव कैसे होगा फिर अगर आप ऐसे करोगे तो? और मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आपका लास्ट क्लिनिकल सेशन है, इसीलिए मैं आज एकदम आपको सभी टॉपिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं पूछा तो कभी भी मौका नहीं मिलेगा, और फिर जब मैं रिवीजन लूंगा तब मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा, ठीक है? अभी तक मैं सिखा रहा था आपको, इसीलिए अभी मैं बहुत lenient था। लेकिन जब मैं रिवीजन लूंगा इसके बाद आपका क्लिनिकल सेशंस पे डायरेक्टली रिवीजन होगा, और अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता होगी तो फिर बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ, ठीक है? नहीं, मैं अभी हंस रहा हूँ बट मुझे ये चीज बहुत सीरियसली लो आप, ठीक है? क्योंकि इसके बाद का मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ कि आज 6 क्लिनिकल सेशन है। इसके बाद हमें एक हफ्ता ब्रेक लेने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीक जो है, ये अनाउंसमेंट के तौर पे भी समझो आप कि नेक्स्ट वीक जो है उसमें आपका ट्यूसडे और थर्सडे कुछ नहीं रहेगा, वो आपको पूरा रिवीजन के लिए दिया जाएगा, ठीक है? आपको खुद को प्रिपेयर करने के लिए। अभी आपके साथ में एक एक कंपेंडियम भी शेयर करूंगा जो हिंदी और मराठी में भी है, ठीक है? तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर है, मतलब एक पूरा बुक है, पीडीएफ है, ग्रुप पे भेजूंगा मैं, ठीक है? पीपीटी के साथ। तो उसमें सारा है डिटेल जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। आपको वो बुक रेफर करके, या फिर आपको अगर पीपीटी रेफर करना है तो पीपीटी रेफर करो। लेकिन
नेक्स्ट वीक आपका रिवीजन के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका हॉस्पिटल फैसिलिटी स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। लक्ष्य के जो स्टैंडर्ड्स है ना, 10 फैसिलिटी स्टैंडर्ड, उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और ट्रेनिंग वो सिर्फ 2 हफ्ते में खत्म हो जाए। और बाय द टाइम वी विल। मंजित सर, हाँ। मंजित सर, हम्म। यस। मैंने दूसरे सर से बात की है, तो हाँ, सिर्फ 4 ही फैसिलिटी स्टैंडर्ड है ना? तो वो एक हफ्ते में यानी कि ट्यूसडे और फ्राइडे को खत्म हो सकते हैं, यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक में हम वो कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने वही बोला कि हाँ, उनका सिर्फ एक हफ्ते में। एक ही हफ्ते में। ओके, तो हाँ, मतलब एक हफ्ते में 3 सेशन लेंगे हम। 3 नहीं, हाँ 4 फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स है ना, तो दो दो लेंगे और खत्म करेंगे। एक ही हफ्ते में। ओके हाँ। ओके। ओके, सो आपका जो हॉस्पिटल फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स है वो दूसरे सर लेंगे, ठीक है। तो वो एक ही हफ्ते में सारा चीज खत्म कर देंगे प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद जो होगा, मतलब 2 हफ्ते आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक एक हफ्ता आपका रिवीजन के लिए और एक हफ्ता आपका फैसिलिटी स्टैंडर्ड वाला जो हफ्ता है वो, उसमें क्लिनिकल स्टैंडर्ड प्लस फैसिलिटी स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन प्लस उसका रिवीजन जो करना है, आपको प्रिपेयर करके रखना है, वो आपको करके रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग 3 3 हॉस्पिटल का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और ट्यूसडे थर्सडे ऐसे 2 हफ्ते आपका रिवीजन होगा। बेसिकली रिवीजन में क्या होगा कि हम लोगों ने जितने स्टैंडर्ड 16 स्टैंडर्ड पढ़े पढ़े हैं, उस पे आपको सवाल जवाब होगा, और कुछ कमी ज्यादा लग रहा है उस पे सिर्फ आपको करेक्शन होगा उसमें। रिवीजन सेशन में ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप किसी हॉस्पिटल ने अगर रिक्वेस्ट किया कि कोई किसी को और एक बार डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, तो उस बार कर देंगे हम। लेकिन मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया पीपीटी, मतलब हाथ पकड़ पकड़ के पीपीटी दिखा दिखा के, वैसे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको आता आना चाहिए सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि बाय द टाइम आपका, ओके, बाय द टाइम आपका ये जब हो रहा है रिवीजन या फिर फैसिलिटी स्टैंडर्ड, तब तक आपका फॉक्सी को एप्लीकेशन जाएगा, चला जाएगा सीएससी की तरफ से, ठीक है। हम लोग अप्लाई कर देंगे फॉक्सी को। तो फॉक्सी को अप्लाई करने के बाद कम से कम 1.5 महीना लगता है। 1.5 महीने के आगे का ही डेट मिलता है। डेट मिलने में 15 20 दिन जाते हैं। और आगे का ही डेट मिलता है उसके 1 महीने आगे का, मतलब 1.5 महीना हम कंसीडर करते हैं कि बफर टाइम रहता है अपने पास, ठीक है। तो बफर टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं, फैसिलिटी स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं, आपका रिवीजन कवर करने वाले हैं। और उसके बाद आपका एक एक मॉक असेसमेंट होगा, जो कि इंडिविजुअल हॉस्पिटल का होगा, ठीक है। 1 1 घंटे का पूरा मॉक असेसमेंट रहेगा। और वो मॉक असेसमेंट सीधा सीधा जैसे असेसर करते हैं ना असेसमेंट, वैसे करेंगे। और उस पे हम लोग फीडबैक दे के फिर आपको असेसमेंट में भेजेंगे। अगर वहां पे भी कुछ कमी लग रहा है, थोड़ा बहुत है, तो हम लोग आपको वापस पढ़ाएंगे वहां पे, और फिर आपको असेसमेंट में भेज देंगे। उसके साथ साथ आपका प्रिपरेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी मंजित सर, हाँ। मंजित सर, डॉक्टर दिवाकर सर वुड लाइक टू ज्वाइन, उनको एडमिट करो ना। ओ ओ ओके ओके। सो उनको अगर वी कैन डिस्कस, उनको भी सुनाई देना चाहिए, ठीक है, ठीक। सिर्फ फॉर 5 7 मिनट्स। यस, श्योर श्योर, हमारी मीटिंग है। ओके, सो हाय दिवाकर। हाय डॉक्टर दिवाकर। हाय गुड हाय। आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। ये नमस्ते सो दिवाकर सर, नमस्ते। नमस्कार जोशना मैडम, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन द मीटिंग। यस। या मंजित सर, आप सिर्फ ब्रीफ में वापस एक दो बार एक टाइम बोलो कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। ओके। सो बेसिकली अभी आज जो सेशन है वो क्लिनिकल सेशन 6th है, जो कि लास्ट क्लिनिकल सेशन है, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको आपको क्लिनिकल स्टैंडर्ड पे रिवीजन के लिए अगला हफ्ता जो है वो गैप दिया जा रहा है, ठीक है। आपको आपका क्लिनिकल स्टैंडर्ड का जो भी रिवीजन रहेगा या फिर आपके हॉस्पिटल का जो भी प्रिपरेशन बाकी रहेगा, वो आपको प्रिपेयर करके रखना है। किट बॉक्सेस सारे बना के रखने हैं, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद का जो हफ्ता रहेगा, जैसे कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स का ट्यूशन होगा, क्लासेस होगा, जो कि डॉक्टर दिवाकर कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर है। डॉक्टर दिवाकर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दैट? या सो आई थिंक जो शेड्यूल सर ने बताया है कि आज का हमारा लास्ट क्लिनिकल सेशन है, दैट इज सिक्स क्लिनिकल सेशन। नेक्स्ट वीक क्लास नहीं है, राइट मंजी? नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं। या सो हमारा जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा जुलाई का, सो आई थिंक दैट फॉल्स ऑन 4th of July। ओके, सो 4th of July विल बी आवर फर्स्ट सेशन ऑन फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब आई थिंक फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है, जैसे आप अभी तक जो पढ़ रहे हो क्लिनिकल में, सारा क्लिनिकल चीजें है, लाइक एंटीनेटल केयर, इंट्रापार्टम केयर, पोस्टपार्टम केयर, है ना। क्लिनिकल मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो। फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स में इन सब का डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या करना है वो हम पढ़ने वाले हैं। और काफी लोगों का अगर एनएबीएच हुआ है तो उनको वैसे ही फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स पढ़ने में काफी आसानी भी होगी। ओके, इट इज मोर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेट्स, रजिस्टर्स, है ना, आपके साइनेजेस, ये सारी चीजें हमारी उस सेशंस में कवर होगी जो हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। सो हमारा पहला सेशन पड़ेगा 4th of July, राइट मैम? यस, करेक्ट। यस। ठीक है, तो थैंक यू डॉक्टर दिवाकर। थैंक यू सो सर। ये जो शेड्यूल बताया सर ने, 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक, आई गेस। तो इसमें आपका सारे फैसिलिटी स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे। फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज्यादा है उसमें, इसीलिए उस पे ज्यादा ये करने की, ट्यूटरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाएगा और एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि एक सेशन रिवीजन करके 2 हफ्ते होंगे, लेकिन वो एक हफ्ते में ही कवर होगा, ठीक है। उसके साथ आपको प्रिपरेशन करना रहेगा। फैसिलिटी स्टैंडर्ड कवर हो जाने के बाद आपका आपका जो है ग्रुप रिवीजन स्टार्ट होगा, जो कि सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। तो अभी जैसे ग्रुप ग्रुप ऑफ 12 में हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो ग्रुप ऑफ 12 नहीं रहेगा, वो ग्रुप कम रहेगा, ठीक है। छोटा ग्रुप रहेगा, जैसे 3 रहेंगे, 2 रहेंगे वैसे। और फिर स्पेसिफिक हॉस्पिटल के स्पेसिफिक नीड्स क्या है उसके बारे में, उसमें हम लोग वो टॉपिक के मतलब जो वीक टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कशन ज्यादा करेंगे, ठीक है। और सर फॉक्सी को कब अप्लाई करेंगे, प्लीज रिपीट। ओके, सो आज आज का क्लिनिकल सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद और इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाने के बाद, वी आर गोइंग टू अप्लाई योर हॉस्पिटल असेसमेंट, अप्लाई फॉर हॉस्पिटल असेसमेंट टू द नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट ऑफ फॉक्सी, ओके। सो हम लोग आपका मतलब ये सीएससी की तरफ से एप्लीकेशन जाता है, तो सीएससी अब सारे 12 के 12 हॉस्पिटल का एप्लीकेशन भेज देगी। और उसके मतलब जो एप्लीकेशन करने के बाद आपका जो डेट रहेगा वो डेढ़ डेढ़ महीने में मिल जाता है, ठीक है। मतलब 1.5 महीने के आगे का ही मिलता है बेसिकली। 15-20 दिन चले जाते हैं उसमें डेट आने में, और उसके 1 महीने आगे का ही मिलता है। तो बाय द टाइम वी आर डूइंग रिवीजन फॉर यू, मतलब उस टाइम पे हम लोग एक तो फैसिलिटी स्टैंडर्ड वाला एक वीक जा रहा है, एक एक आपका आपका खुद का रिवीजन के लिए एक वीक जा रहा है, और उसके बाद 2 वीक जाएंगे ग्रुप रिवीजन के लिए, ठीक है। और उसके आगे का जो टाइम बचेगा जब तक डेट्स आ जाएंगी, ठीक है, असेसमेंट डेट आ जाएंगी, तो असेसमेंट डेट जैसे जैसे आपके हॉस्पिटल्स एलोकेट होंगे, मतलब जैसे जैसे असाइन होगा, जिसका पहले है उसका पहले, और जिसका बाद में उसका बाद में, वैसे मॉक असेसमेंट होगा। वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा मॉक मॉक असेसमेंट, ओके। और मॉक असेसमेंट जो होगा वो पूरा जैसे फॉक्सी असेसमेंट लेता है ना, फॉक्सी के असेसर्स, तो वैसे के वैसे होगा। उसमें कोई भी मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई डिटेक्ट कर रहा है या फिर कुछ चीज नहीं आ रहा है तो आपको बता रहे हैं हम लोग, वैसे नहीं होगा। जैसे मॉक मतलब जैसे फाइनल असेसमेंट होगा, वैसे वैसे सवाल पूछे जाएंगे, वैसे ही आपको मतलब जो भी करना है, जैसे ग्लव्स पहन के दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन में छोटे मोटे डेमोन्स्ट्रेशन वो होगा। और उसके बाद आपको उस पर फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा कुछ टॉपिक्स पे बहुत ही गड़बड़ लग रहा है किसी हॉस्पिटल का, तो उसका एक क्विक रिवीजन होगा। और क्विक रिवीजन के बाद अगर वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं तभी वो असेसमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना है,
ठीक है, इसका सिर्फ थेरोटिकल प्रिपरेशन नहीं है, आपका जो फिजिकल प्रिपरेशन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उस पर भी उतना ही ध्यान दें। ठीक है, तो यस, ज्योत्सना मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस थिंग? नहीं, एक जो हफ्ता आपको फ्री मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोगों ने, सब जो भी कोई अटेंड कर रहा है, जो भी कोई अपियर होने वाला है, वो सब ने डिस्कस करना चाहिए। और यू हॅव टू टेल, तुम्ही तुमच्या कोलिग्सना सांगायला पाहिजे की तुम्ही काय काय शिकलेलं आहे. तुम्ही याचं सगळ्याचं ग्रुप डिस्कशन करायला पाहिजे, तरच ते उपयोगी येईल. नाहीतर मग तुम्ही ते विसरून जाल. तर या आठवड्यात, जेव्हा आपण पुढच्या आठवड्यात 29 ते 26 ते 30 घेणार नाही आहोत, तब तक आप रिवीजन करो, डोंट लूज दैट, उसका जो असर है वो जाने मत देना, आप अपने रिवीजन करते रहना बस. कंटिन्यू सर. ओके, सो थैंक यू सो मच ज्योत्सना मैम। ठीक है, सो मैं आपको एक कंपेंडियम भी भेजूंगा। ठीक है, डॉक्टर दिवाकर, डू यू हैव इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी I think I have कंपेंडियम? English and Marathi, I suppose. English and Marathi. Okay, please do Yeah. share. I have Hindi one. Yeah. I'll share that one. Okay. So yeah, so by that time, ठीक आहे. सो आज के जो टॉपिक है, आजचे जे टॉपिक आहेत आपले, आजचा सेशन आहे क्लिनिकल सेशन नंबर 6. ठीक है, आज का जो सेशन है क्लिनिकल नंबर 6 है। और आज के टॉपिक्स है, पहला टॉपिक तो एक कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट जो बचा है अपना, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया था पीपीएच। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री एक्लाम्शिया एंड एक्लाम्शिया के बारे में। ठीक है, और उसका प्री एक्लाम्शिया और एक्लाम्शिया क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अपना, जो स्मॉल साइज बेबी रहते हैं, जैसे 1800 ग्राम के नीचे जो बेबी रहते हैं, जिनको डायरेक्टली एनआईसीयू में शिफ्ट नहीं करना रहता, मतलब करना पड़ता, वो जो अच्छे से ब्रीदिंग वगैरह करते हैं बट फिर भी वो कमजोर है। ठीक है, तो उनको हाइपोथर्मिया या फिर इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या फिर उनका मतलब वजन जल्दी बढ़े, 1800 ग्राम क्रॉस करे वो जल्दी और नॉर्मल वेट पे आ जाए, इसके लिए हम लोग एक फॉक्सी जो है वो रिकमेंड करता है कि कंगारू मदर केयर किया जाए। ठीक है, तो कंगारू मदर केयर के बारे में एक पूरा स्टैंडर्ड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा एक स्टैंडर्ड है, तो दो टॉपिक ये कवर हो गए। 16वां जो स्टैंडर्ड है वो है सी सेक्शंस जो होते हैं अपने हॉस्पिटल में, उसका एक क्लासिफिकेशन करना रिकमेंडेड है। ठीक है, उसका ऑडिट के लिए कि कौन से, मतलब कौन से टाइप में आपका अबॉर्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें रॉबसन्स क्लासिफिकेशन में बेसिकली 10 टाइप्स है। ठीक है, 10 ग्रुप्स है, तो कौन से ग्रुप में ज्यादा मतलब ज्यादा ज्यादा एलएसएस आपके फॉल हो रहे हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि मतलब जो बेसिकली एलएसएस जो है, एलएसएस रेट है, गवर्नमेंट भी कहता है कि एलएसएस रेट बहुत बढ़ गया है, जो कम करना है। तो ये ऑडिट इसलिए काम आएगा कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जैसे इसमें कुछ ग्रुप्स है जिसमें हम लोग एलएसएस अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे अवॉइड कर सकते हैं, बट कुछ कुछ केसेस उसमें से अवॉइड हो सकते हैं और उसमें एलएसएस का रेट कम हो सकता है। ठीक है, तो रॉबसन्स क्लासिफिकेशन से आपको वो एक वे मिल जाता है कि उसका ऑडिट करके फिर आप जो एलएसएस का रेट है वो कम कर सकते हैं। बेसिकली ये डॉक्टर डिसाइड करता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो स्टाफ नर्सेस को करना है, इसलिए आपको भी ये पता रहना चाहिए कि रॉबसन्स क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ताकि आप जो ऑपरेशन रजिस्टर है आपका, उसमें लिख सको कि ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो आज के बाद आप जब सीखोगे ये, तो आपको आगे जाके रजिस्टर में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है कि रॉबसन ग्रुप कौन सा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको एक चार्ट भी बनाना रहता है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है,
तो नाउ आई थिंक डॉक्टर ज्योत्सना वांट्स एक जो अपना स्टैंडर्ड है कंगारू मदर केयर, लो बर्थ वेट बेबी के लिए। तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन है, तो वो पहले ले लेते हैं हम, क्योंकि एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर बाकी डेमोन्स्ट्रेशन बचते नहीं है। ठीक है, तो फिर जो थियरी है वो पढ़ेंगे हम। तो पहले हम लोग है ना कंगारू मदर केयर जो स्टैंडर्ड है उसका पीपीटी खोल लेते हैं। ठीक है, I will just open the PPT. I hope my screen is visible to everyone. Is it? Yes, sir. Okay, I'll Yes. just put this thing on presentation mode. ओके, सो लास्ट सेशन जो हमने लिया था पीपीए जो पोस्टमार्टम केयर पे था। ठीक है, मैंने बता ही दिए जो टॉपिक्स है अपने। तो प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लम्शिया एंड एक्लम्शिया, एंड जो 13 स्टैंडर्ड है वो है डिस्कस द प्री टर्म बर्थ एंड स्मॉल साइज केयर ऑफ स्मॉल साइज बेबीज। ठीक है, पहले हम लोग जो है 13 स्टैंड लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रीक्लाम्सिया और प्रीक्लाम्सिया। ओके, सो जो 13 स्टैंडर्ड है उसका तो मैंने जो टॉपिक का जो एग्जैक्ट नेम है वो पहले ही बता दिया था, केयर ऑफ न्यूबॉर्न विथ स्मॉल साइज एट बर्थ। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि फॉक्सी का जो असेसमेंट होगा वो उसका जो मैंने स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया जो आपको बताए थे, बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ फॉक्सी का एग्जाम पेपर। ठीक है, तो एग्जाम पेपर में कैसे रहेगा, कैसे अपेयर होगा और कैसे कैसे आपको मार्किंग किया जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको प्रीटर्म लेबर के बारे में पता रहना चाहिए। ये कहता है कि आपको प्रीटर्म प्रीटर्म लेबर क्या है वो पहले तो पता रहना चाहिए। ठीक है, और जो प्रीटर्म लेबर अगर पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गया है पीरियड से पहले, तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो वो भी आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, अ, फिर जो है 1800 ग्राम के नीचे, मतलब जैसे हम उनको LBW बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज। ठीक है, तो उनको स्पेशलिस्ट केयर फैसिलिटेट आपको करना है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट केयर मतलब पीडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन या फिर जिस बच्चों को NICU में शिफ्ट करना है, NICU शिफ्ट मतलब शिफ्टिंग के लिए आपका प्रोविजन रहना चाहिए और आपको उसका नॉलेज भी रहना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग मतलब इस टाइम पे बच्चा कमजोर है, उस टाइम पे बच्चा
या तो अच्छे से सक नहीं कर सकता, या तो अच्छे से उसका अटैचमेंट नहीं होगा, ठीक है। और न्यू बॉर्न है तो उसको मतलब ये नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे आपको असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ये आपको माँ को बताना है, या फिर आपको खुद को उनको असिस्ट करना है, ठीक है, नर्स को उस टाइम पे। और 13.3 जो है सब स्टैंडर्ड, वो कहता है कि कंगारू मदर केयर आपको देते आना चाहिए, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो थर्मल मैनेजमेंट के लिए करते हैं हम लोग ये केएमसी। बेसिकली बच्चा कमजोर है, कमजोर मतलब वजन से कम है, तो वो हाइपोथर्मिया में जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखेंगे उसको, तो उसका जो टेम्परेचर है वो मैनेज हो जाएगा, मतलब मेंटेन रहेगा, और उसको बाकी का ना हाइपोथर्मिया होगा, ना इन्फेक्शन होगा, और उसका वजन भी जल्दी, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में, ठीक है। आ, मतलब फॉक्सी का एग्जाम पेपर जो था, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आ, तो अभी एक केस स्टडी दिया है यहाँ पे कि 25 साल की एक मल्टीग्रेविडा पेशेंट है आपके पास, है, ठीक है। तो उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है, एमनियोटिक फ्लूइड जा चुका है, ठीक है। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड निकल चुका है सारा, और ब्लीडिंग नहीं है, और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है, ठीक है। और उसका जो एलएमपी के हिसाब से उसका 32 वीक है, ये 32 वीक। तो उसका क्या करोगे आप? कोई बता सकता है इसमें क्या करोगे? बाकी हॉस्पिटल। We need to जो डिलीवरी कराने क्या first प्रोसेस CS करते हैं? करेंगे उनका पेशेंट का क्या करेंगे? CS। एलएसीएस में लेंगे अभी? हाँ जी, LSCS करेंगे क्योंकि तब तो उनका जो मेम्ब्रेन वो तो रप्चर हो निकल गया गया है, तो फिर उसको मेमोरेक्चर फ्लूइड व्हाट डिलीवरी बाकी। वुड करवाना व्हाट व्हाट विल यू कॉल कॉल इसका डायग्नोसिस क्या है? ये क्या है एग्जैक्टली, पहले तो वो बताइए। This is a preterm labor है। करेक्ट, करेक्ट, तो ये एक्सपेक्टेड है कि प्री टर्म लेवल है, ठीक है। और स्टार्टिंग में उन्होंने एग्जाम पेपर में भी बोला था कि आपको तुरंत ये करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करना है एलएसएस में लेने से पहले, ठीक है। तो वो है एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पर, ताकि बच्चे का लंग्स जो है वो मतलब चाहे प्रीटर्म है, बट वो लंग्स लंग्स डेवलप नहीं रहता है, तो लेकिन लंग्स जो है वो अच्छे से फंक्शन करते रहना चाहिए, और बाहर आने के बाद करना चाहिए, इसलिए आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिशन करना। अभी मुझे ये बताइए कि आप प्री टर्म जो है, प्री टर्म बोलते हैं, वो कैसे ये करोगे, कैलकुलेट कर, या मतलब कैसे बताओगे, इंटरप्रिटेशन कैसा करोगे उसका प्री टर्म का? If the preterm is between before 34 weeks, it will be हम्म। called as a preterm. And if baby weight is less than 1000, well, 1500, थर्ट यू सेड 34 वीक और 36 वीक? 34. जनरली वी कॉल 36 वीक्स एज अ फुल टर्म, ठीक है। तो थर्टी हाँ, सिक्स वीक्स के नीचे जितने भी मतलब ये है वो प्री टर्म कहे जाते हैं, ठीक है, प्री टर्म। okay, तो below उसमें आप 36. लोग कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है, कैलकुलेट ऐसे करोगे कि पहले तो ईडीडी या एलएमपी से, ठीक है। दूसरा मेथड है थ्रू फंडल हाइट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि नाभि तक रहता है 24 वीक, और उसके एक एक फिंगर आगे आगे एक एक वीक बढ़ता है। और जब 36 वीक्स होता है तब जिपिस्टर्नम तक रहता है, और उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है, जब हेड फिक्स हो जाता है 36 वीक के बाद, ठीक है। और तीसरा मेथड आप
बाय सोनोग्राफी रिपोर्ट, मतलब पहला दूसरा तीसरा ट्राइमेस्टर वाला सोनोग्राफी रिपोर्ट से आप एस्टिमेट कर सकते, ठीक है। तो लेबर पेन अगर स्टार्ट हो रही है 36 वीक्स से पहले, तो आपको समझना है कि ये प्री टर्म लेबर है। उसी टाइम आपको या तो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर सीजर में भी ले सकते हो, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। आसपास है तो नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, ज्यादा ही है। और मतलब जैसे कि वो केस था कि एमनियोटिक फ्लूइड चला गया है, तब आप उसको, आपको जरूरी है कि एलएसएस में लेना ही है, ठीक है। तो ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अ, किसका बज रही है, ठीक है। सो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में मैंने बात किया, वो क्या क्या दे सकते हैं हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? आप क्या क्या एज देते पर हो पहले? पहले तो इंजेक्शन डेक्सा डेक्स 8 mg, डोसेस कैसे रहते हैं उसके? Dexa 8 mg. Then we have to repeat after 4 weeks 8 mg. इंजेक्शन सॉरी, बेटनोल भी देते हैं। ठीक है। तो आपने बराबर बताया, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम है इंट्रामस्कुलर, और आप 12 आवरली उसका 4 डोसेस और दे सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब आपको कौन से वीक में और पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और बेटनेसोल जो है, बेटामेथासोन, वो भी आप 12 mg इंजेक्शन दे सकते हो, और उसके 2 डोसेस, 2 डोसेस है, ठीक है, जो आप 24 24 घंटे में रिपीट कर सकते, चौबीस सोना भी घंटे के तो बाद। दे सकते हैं। सॉरी, कौन? हेलो, ओके, ठीक है। सो अभी हम आते हैं मेन अपना जो फॉक्सी, जिस पे एम्फिसाइज करता है कि कंगारू मदर केयर जो है, कंगारू मदर केयर क्यों करना है और वो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंगारू मदर केयर क्या करेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हाइपोथर्मिया जो है न्यूबॉर्न में, वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। सो जो लो बर्थ वेट इन्फांट है, उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल वाला ये कंपोनेंट है, क्रिटिकल केयर में इंक्लूड होता है। तो केएमसी में क्या होता है कि बेसिकली बहुत अर्ली और प्रोलॉन्ग, अरे यार, किसका किसका ये अनम्यूट है? ओके, सो ये क्यों से आया है? ठीक है। सो अर्ली मतलब बहुत ही जल्दी, इमीडिएटली हम लोग कंगारू मदर केयर जब स्टार्ट करते हैं, तो जिस टाइम पे वो केयर मिलना चाहिए उस टाइम पे शुरू हो जाता है अर्ली। एंड प्रोलॉन्ग मतलब 1 घंटे के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना, ठीक है। वो कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे उसका, ठीक है। तो अर्ली और प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाता है इसमें विद द मदर और केयर गिवर, ठीक है। तो इसमें केयर गिवर ये ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि अगर मदर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, जिस कंडीशन में वो अगर कंगारू मदर केयर नहीं दे सकती, तो और कोई भी कंगारू मदर केयर दे सकता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली लेडी को ही रिकमेंड करते हैं हम लोग कि वो, जैसे कि उनकी बहन रहे या फिर सासू माँ रहे या फिर जो भी है, लेकिन मेक श्योर कि जो कंगारू मदर केयर दे रहा है वो ज्यादा ओल्ड ना हो, क्योंकि उनका ही टेम्परेचर कॉम्प्रोमाइज रहेगा, और फिर मतलब वो थर्मो रेगुलेशन होगा, ठीक है। और अगर मेल भी कर रहा है तो मेल भी कर सकता है, बट वो सेकेंडरी ऑप्शन है।
लेकिन अगर मेल कर रहा है तो उसको मतलब जो भी है बाल वगैरह शेव करके वो करना है। वो कैसे करना है वो बाद में बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन एक्सक्लूसिव एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करना है जब बच्चा 1800 ग्राम के नीचे है, स्मॉल साइज बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो जो हमने पोस्टमार्टम केयर में भी देखा था कि प्रॉपर अटैचमेंट कैसे रहना चाहिए, उसके हिसाब से प्रॉपर अटैचमेंट देखना है। और मदर को कोई ना कोई हर टाइम पे ये जब ब्रेस्ट फीड करेगी तब उसको असिस्ट करना है, मदद करनी है, या तो मतलब जो इन्फांट है उसको पकड़ने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, जैसे भी है, ठीक है। तो असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग ये रहेगा। या तो फिर मिल्क एक्सट्रैक्ट करके भी मतलब अगर वो नहीं पकड़ पा रहा है, वो निपल सक नहीं कर पा रहा है, तो मिल्क एक्सट्रैक्ट करके फिर बेबी को पिलाना है, ठीक है। तो अ, ये हो गया ये। तो बेसिकली अभी हम लोग है ना इसके बेनिफिट देखेंगे और डायरेक्टली जाएंगे इसके डेमोन्स्ट्रेशन पे वो कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर कंगारू मदर केयर देते हो तो बच्चे का वेट इंप्रूव होता है, और उसके बाद लेंथ एंड हेड सरकमफेरेंस भी ये होता है। फिर स्किन टू स्किन टच रखने के बाद उनका ब्रेस्ट फीडिंग रेट भी बढ़ जाता है, और हाइपोथर्मिया वाला चांसेस भी कम हो जाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। मदर और इन्फांट का इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्फेक्शन का रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। बच्चे का अगर थर्मल मैनेजमेंट मतलब जो टेम्परेचर है वो अच्छे से मेंटेन हो रहा है और उसका बॉडी का फंक्शन जो है वो अच्छे से हो रहा है, तो इन्फेक्शन का रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। और मोर्टेलिटी तो कम हो ही जाती है इससे, ठीक है। तो जो केएमसी का पोजीशन एंड हैंडलिंग जो है वो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मदर को ये बोलना है कि मतलब आपके हॉस्पिटल में ऐसा प्रोविजन रहना चाहिए कि चाहे मदर वार्ड में है उसको मतलब उसको ये कंगारू मदर केयर जिनको करना पड़ता है उनके लिए कुछ सेपरेट स्पेस रहना चाहिए, या फिर बेड मतलब बेड जहाँ पे आप ये लगा रहे हो वहाँ पे भी कर्टन्स वगैरह जो भी है वो प्रोविजन रहना चाहिए। बेसिकली ये जो करना है, ये मदर को सारे जो अंदर के जो क्लोथ्स है वो निकालना है, और उसके बाद बेबी को होल्ड करना है दोनों ब्रेस्ट के बीच में, ठीक है। और दोनों ब्रेस्ट के बीच में उसको होल्ड करना है। और आप अगर चाहो तो उसको बांध भी सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे का जो हेड है वो एक साइड में रहना चाहिए, ठीक है। और फ्रॉग लाइक पोजिशन रहनी चाहिए, ठीक है। और मदर जो है वो बॉटम से सपोर्ट करेगी बच्चे को, और ये कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ये पोजीशन में उसको कंगारू मदर केयर देगी, ठीक है। तो आजकल कंगारू मदर केयर के बैग्स भी आते हैं, ठीक है। बैग्स भी आते हैं। तो वो बैग में आप बच्चे को डायरेक्टली बांध लेते हो, ऐसे मतलब उसी में रखते हो बैग, ऐसे इसके जैसा आप लेते हैं स्कूल बैग की तरह, और उसमें बच्चे को डायरेक्टली रखते हो, बच्चा उसमें डायरेक्टली फिट हो जाता है और यही पोजीशन में बैठता है, ठीक है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल ने देखे भी होंगे। मुझे याद है कि अपेक्स हॉस्पिटल ने स्टार्टिंग में बोला था कि वो कंगारू मदर केयर करते हैं। So someone from Apex Hospital can share their experience on kangaroo mother care. Is anyone there from Apex Hospital? Yes, sir, we are there, but actually we don't. I have not said like we have done it. Okay, okay. You said that you know about it, right? We know about it, but we have not given that because as soon as we have some babies like that, according to pediatrician, baby was shifted to NICU like. Okay, okay. So we अच्छा, आप did not directly have NICU an में opportunity. We did not have the Okay, okay. opportunity to give kangaroo mother care. Okay. तो कोई और हॉस्पिटल है वैसा ऐसा जो करते हैं कंगारू मदर केयर एट देयर हॉस्पिटल? कोई है?
ठीक है, तो जैसे अपेक्स, ओके, सो आशीर्वाद हॉस्पिटल, कैन यू अनम्यूट एंड स्पीक? आई कैन सी हैंड रेज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आपका हैंड रेज है, बहुत बार गलती से भी होता है, इसलिए मैंने पूछा। आपको कंगारू मदर केयर के बारे में कुछ बताना है? आई एम गेसिंग नो। ठीक है, सो सो बेसिकली यहाँ पे नीचे आपको सारी वो चीजें दी गई है जो मैंने बताई। आपको फ्रॉग लाइक पोजिशन रहना चाहिए, बॉटम से सपोर्ट देना है मदर को, ठीक है। और देखो, अगर कंगारू मदर केयर बैग है नहीं तो भी ठीक है, आप उसको ना दुपट्टा वगैरह उससे भी बांध सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि वो दुपट्टा क्लीन हो, ठीक है। जैसे भी इस पोजीशन में रहे वो मेक श्योर करना है आपको। और आज के बाद ये है कि आपको हर लो बर्थ वेट को एनआईसी की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। कोई लो बर्थ वेट अगर मतलब वेट इन्फेंट अच्छा है, मतलब ये है, ठीक है, तो उसको सिर्फ वार्ड में रख के आप केएमसी देके भी उसको नॉर्मली आप ये कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने बोला इसलिए सब में रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। जिनको एनआईसी की जरूरत है, क्रिटिकल है, उनको तो लेना ही, ठीक है। बहुत ही ज्यादा वेट कम है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि चलो बॉर्डर पे है, 1800 मतलब 1700 या 1600, लेकिन अच्छे हैं, क्राई वगैरह अच्छा है, सब भी अच्छा है, तो ठीक है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का थोड़ा इशू हो सकता है उसमें, लेकिन असिस्टेड ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और केएमसी देके उनका वेट भी बढ़ता है और बाकी सारी वेट। तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर ज्योत्सना मैम नाउ टू जस्ट शो द पोजिशन ऑफ द बेबी, हाउ टू होल्ड इट, एंड देन वी विल Yes. मूव अहेड। So this is the baby. The head is turned to the one side. Can you see it? The head is turned to one side. I am supporting it by my hand. I am the relative. I am not the mother. Okay. So I can tie also over here. I have some to tie also. And the legs are in this position. The legs. I can hold the baby this way. Okay. This is the ओके position. ओके, ठीक है। तो बेसिकली थैंक यू ज्योत्सना मैम फॉर शोविंग द एग्जैक्ट पोजीशन। तो बेसिकली जो मैंने अभी बताया कि कंगारू मदर केयर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा स्टैंडर्ड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कि आपको ये है कि ये स्टैंडर्ड में ये लो बर्थ वेट वाला जो स्टैंडर्ड है उसमें से बेसिकली ये पूछा जाए कि लो बर्थ वेट कैसे आप देखोगे, वो तो आपको पता ही है कि 1800 ग्राम के नीचे है। फिर प्रीटर्म लेबर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको, ये बताना है। और प्रीटर्म लेबर में केयर क्या लेनी है आपको, बेसिकली आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड बताया तो वो इनफ है, ठीक है। मतलब स्टाफ नर्सेस को उतना ही एक्सपेक्टेड है, कॉक्सियोसिस को उतना पता रहे। दूसरा, आपको जो कंगारू मदर केयर वाले, इसमें ना आपको वीडियोस दिखाए जाएंगे या फिर कुछ पिक्चर वगैरह दिखाए जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको पहचानना है कि पोजीशन बराबर है या नहीं है। और आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी ये स्लाइड ये बात कर रहा है कि एक घंटे के लिए केएमसी देना है, ठीक है, कंगारू मदर केयर देना है, लेकिन एक घंटे के लिए, एक दिन में सिर्फ एक घंटे के लिए नहीं करना है, दिन में 5-6 बार रिपीट करना है, ठीक है, जब तक पेशेंट आपके पास वार्ड में है। तो 5-6 बार रिपीट करना है उसको। आ, आ, और हर बार आपका जो पोस्ट पार्टम केयर का जो पार्ट है, जैसे बाकी बेबी में जो एग्जामिनेशन करना है, मदर में जो एग्जामिनेशन करना है, वो सारी चीजें भी असेस करते रहनी है। और उसमें भी आपको कुछ अगर गड़बड़ लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर को अलर्ट करना है, ठीक है। और बेबी का वेट भी आपको इस टाइम पे मेजर करते रहना है, क्योंकि आपको प्रोग्रेस दिखेगा उसमें जब आप केएमसी कर रहे हो, तो केएमसी का भी आपको मतलब रिजल्ट दिखेगा, और आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज पे डिसीजन लेने में भी मदद हो, ठीक है। तो मैं मेरा ये बेबी सर, हाँ यस, मैं मेरा बेबी मम्मी को दे दूं? हाँ हाँ यस श्योर। क्या वो एवरीबॉडी कुड तो सी मुझे ऐसा लगा वो रियल वाला बेबी है आपने लाया है। देखो, ये हाथ ऐसा है, पैर ऐसा है, एंड इट इज नहीं, कर्विंग। मैंने जब ठीक है। फर्स्ट टाइम देखा ना तो आई वाज लाइक कि
अरे यार ये रियल वाला बेबी लाया है हॉस्पिटल से एंड इट लुक्स लाइक रियल बेबी ओनली। यस। तो ये तो मैं अपना मेरा मॉडल बेबी, मॉडल वाला नहीं है ना? नहीं नहीं मॉडल वाला नहीं है। ओके ओके। तो मैं मुझे लगा मॉडल है। नहीं, ये देखो हमारा ये तो एएनसी क्लास का है। ओके ओके सही। तो समझ में आया सबको? बेबी सबको बाय बाय कह रहे हैं, मम्मी के पास जा रहा है। Bye. बाय। Bye. थैंक यू। ओके तो ठीक है, कंटिन्यू किया। ओके तो ये सिर्फ मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एक्टिविटी जो है वो केएमसी एक्टिविटी जो है सिर्फ हॉस्पिटल में रहते वक्त नहीं परफॉर्म करना है। आपको ऐसा लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको डिस्चार्ज भी कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली हम लोग नहीं कहते कि जल्दी डिस्चार्ज करें उस ऐसे पेशेंट को। एटलीस्ट मतलब 1800 से ग्राम के आगे नीचे आगे पेशेंट का मतलब बेबी का वेट चले जाने के बाद ही हम डिस्चार्ज कर दे, उनको रिकमेंडेड है वैसा। और उसको जैसे कि मैंने बोला 5-6 बार करना है। घर पे जाने के बाद भी वही उसको रूटीन रखने के लिए बोलना है जब तक बेबी का वेट 2500 ग्राम नहीं होता है, ठीक है। तो ये केएमसी हम लोग लो बर्थ वेट में रिकमेंड तो करते ही है, लेकिन आप केएमसी नॉर्मल बेबी जो 1800 ग्राम के ऊपर है उनको भी अगर नॉर्मल रूटीन में आप अगर ये प्रैक्टिस में लाते हो ना, तो बेबी को और मदर को बहुत मदद होती है इसमें। स्पेशली बेबी को मतलब उसका वेट गेन होने में जल्दी जल्दी, और ये होने में इन्फेक्शन का खतरा कम करने के लिए और चीजें नॉर्मल रहने के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है ये। तो केएमसी कंगारू मदर केयर जो है वो फॉक्सी बहुत एम्फेसाइज करता है। जबकि ये फर्स्ट मतलब सॉरी, जबकि ये सिर्फ एक ही सब स्टैंडर्ड है। जैसे कि मैंने एग्जाम पेपर बताया आपको, एग्जाम पेपर में आपको दिख रहा होगा कि सबसे लास्ट में एक सब स्टैंडर्ड है जो बात करता है केएमसी के बारे में। लेकिन फिर भी फॉक्सी के जो असेसर है वो एम्फसाइज करते हैं सिर्फ कंगारू मदर केयर, ठीक है। देखो 13.13 में जो है उसमें सब स्टैंडर्ड है फैसिलिटेट थर्मल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग केएमसी, और उसमें वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है फैसिलिटेट थर्मल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग केएमसी, ठीक है। तो ये हुआ केएमसी के बारे में। किसी को कुछ डाउट है केएमसी में, कंगारू मदर केयर या फिर प्री टर्म बर्थ पहचानने में, या फिर प्री टर्म बर्थ अगर रहे, प्री टर्म लेबर अगर रहे तो करना क्या है, उसके बारे में किसी को कुछ डाउट है? तो इस Sir, hello. यस सर अगर 28 वीक के बाद अगर डिलीवरी होती है तो वो भी प्रीटर्म डिलीवरी में ही होता है ना वो? दैट यस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीटर्म डिलीवरी। यस 28 वीक्स के So बाद भी प्री below टर्म, 34 and like बिलो 36, हाँ बिलो below 30 36 एंड अबोव 24, ठीक है। अब तो वायबल एज जो बोलते हैं हम लोग, मतलब वायबल एज क्या रहता है कि बच्चा जिंदा रहने का चांसेस, मतलब बच्चा जिंदा रहने का मतलब सारा कुछ डेवलप होके बच्चा जिंदा रहने का पीरियड जो है वो 24 वीक से आगे है, ठीक है। तो 24 वीक, अरे यार किसका इको कर रहा है, सबको म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 24 वीक्स वायबल एज, इंडिया में 24 वीक वायबल एज है, ठीक है। और जो रिमोट एरियाज है, जैसे इंडिया में भी रिमोट एरियाज है, वहां पे ये 3 टायर सिटी तक चलता है 24, लेकिन जो रूरल रिमोट एरियाज है उसमें 28 वीक है, ठीक है। 28 वीक से लेके 36 वीक, ठीक है। तो 2 टायर 3 टायर सिटी के लिए तो 24 वीक वायबल एज है, लेकिन बाकी एरियाज के लिए 28 वीक्स, अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज दे amenities they are having for management of management like मतलब हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो बेसिकली 24 वीक से लेके 36 वीक तक कभी भी होता है लेबर पेन स्टार्ट, तो उसको प्री टर्म लेबर पेन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ डाउट किसी को? सॉरी मैंने सबको म्यूट कर दिया। जो मैडम बोल रहे थे कौन से, आई थिंक आशीर्वाद हॉस्पिटल से समवन वाज आस्किंग दिस no क्वेश्चन।
Jayashree, Apex Hospital. अपेक्स हॉस्पिटल, ओके, ठीक है। सो यू गॉट योर आंसर? Yeah, yes, sir. Thank you. सो अभी हम लोग चलते हैं जो दूसरा टॉपिक है, जो है डिस्क्राइब द प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लाम्शिया एंड इक्लाम्शिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। और ये जितना कंगारू मदर केयर वाला स्टैंडर्ड जितने जल्दी खत्म होगा वो उतने जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे पीपीएच जो है उसमें हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया था, वैसे ही एक बॉक्स प्री इक्लाम्शिया और इक्लाम्शिया में भी बनेगा, ठीक है। सेम बॉक्स बनेगा, इसमें सारा ये पीपीटी में सारा आपको जो किट में जो लगेगा वो सारा इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे पीपीएच के किट किट के लिए आपको पहले पीपीटी में दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉक्सी का एग्जाम पेपर सबसे पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या रहेगा, मार्किंग कैसे होगा, ठीक है। तो मार्किंग का पहला जो है वो पहला सब स्टैंडर्ड कहता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि प्रीक्लाम्शिया क्या है, विक्लाम्शिया क्या है। तो आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन क्या क्या होगा कि आपके पास डिपस्टिक अवेलेबल रहना चाहिए प्रोटीन यूरिया मेजर करने के लिए। फिर बीपी आपको आप मेजर करना चाहिए, और बीपी मेजर करने के टाइम पे आपको बीपी तो मेजर करते हो, आप बोलते तो हो, लेकिन उस टाइम पे आप जब हॉस्पिटल का राउंड घुमाओगे असेसर को, तब उस टाइम पे वो देखेगा कि बीपी अपरेटस है कि नहीं वार्ड में, इसके अपने लेबर रूम के जहाँ पे आप पहले एडमिट करने से पहले आप जहाँ पे स्टेशन रहता है आपका, वहाँ पे आपका बीपी अपरेटस और स्टेथोस्कोप है कि नहीं, या फिर डिजिटल बीपी अपरेटस है कि नहीं, ठीक है। फिर आपको डेंजर साइंस जो है वो पहचानने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट कवर हो गया। अभी आता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट में आपको MgSO4 का रेजिम पता रहना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट का रेजिम पता रहना चाहिए, ठीक है। रेजिम पता तो है आपके पास, लेकिन अवेलेबिलिटी भी रहनी चाहिए। तो अवेलेबल रहना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात कि अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन का डोसेज, जैसे उसमें कुछ डोसेज का डिमार्केशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो एंटी हाइपरटेंशन के लिए भी कुछ रखना है, तो फॉक्सी ने कुछ कुछ ड्रग यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, वो भी आपको बॉक्स में रखनी है, इक्लाम्शिया प्रीक्लाम्शिया बॉक्स में आपको रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये है कि जो कि ऐसे प्रकार के केस है उसमें आपको स्पेशलिस्ट केयर इंश्योर करनी है, जैसे कि मदर में तो आपके पास OB-GYN है ही, बेबी के लिए आपको पेडियाट्रिशियन को भी अवेलेबल रखनी है इस टाइम, ठीक है। और नर्सिंग केयर तो आप करते ही हो, अ, मतलब मदर के लिए हो या फिर बेबी के लिए हो, तो ये भी आपको परफॉर्म करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, किसी ने आज तक मैनेज किया है नर्सेस, स्पेशली नर्सेस लोगों ने इक्लाम्शिया प्री इक्लाम्शिया का केस, या किसी को पता है, किसी ने देखा है केस इक्लाम्शिया आणि प्री इक्लाम्शियाची केस कोणी बघितली का आतापर्यंत किंवा मॅनेज केली आहे का कोणत्या हॉस्पिटलने? आई एम गेसिंग किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो अभी मैं एक केस बता रहा हूँ आपको। एक लेडी आई मेरे पास XYZ नेम की, 37 वीक्स उसका मतलब प्रेगनेंसी का वीक था, और वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको हेडेक हो रहा था, इसलिए वो मेरे पास आई, ठीक है, मेरे हॉस्पिटल में आई। मैंने देखा ऑन एडमिशन उसका बीपी था 170/10 110, और पल्स था 88 बीट्स पर मिनट, और रेस्पिरेटरी रेट था 20, एंड प्रोटीन यूरिया प्लस 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 था। इसको क्या बोलोगे आप? व्हाट वुड यू व्हाट वुड यू कॉल दिस फर्स्ट? क्या है ये? Pre-eclampsia. Severe करेक्ट, pre-eclampsia. करेक्ट, सीवियर प्री इक्लाम्शिया, ओके। तो जैसे आपने सीवियर प्री इक्लाम्शिया क्यों बोला, इसको इक्लाम्शिया क्यों नहीं बोला?
क्योंकि she is 37 weeks, she is near to get delivered, and per second she is having BP 170 by 110. So diastolic is on the higher side, and also there is proteinuria is present. So that's why it is free. After 38 weeks, she is going to deliver. That's why. Okay. Okay. Yeah, partly yes, but partly there is one more thing that is called convulsions. Okay, if convulsions are present, then we call it as eclampsia. Okay, so there is eclampsia, preeclampsia, and severe preeclampsia. Okay, so we will see the demarcation in further slides. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या है. सबसे पहले हम हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं कि 140/90 इतना अगर ब्लड प्रेशर 2 कॉन्सिक्यूटिव वीक्स के लिए है, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव वीक्स नहीं, 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स है 4 घंटे के अंतर में, ठीक है, तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं. अभी क्रॉनिक हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं हम? क्रॉनिक हाइपरटेंशन हम इसको बोलते हैं कि स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज में कि बिफोर 20 वीक्स, जो प्रेगनेंसी के 20 वीक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर हाई बीपी लगता है 140/90 या फिर 140/90 के आगे, तो उसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोलेंगे. ठीक है. पीआईएच किसको बोलेंगे कि पहले तो था नहीं 20 वीक्स के पहले, लेकिन सडनली 20 वीक्स के बाद उसको बीपी उसका शूट होने लगा, तो उसको हम लोग पीआईएच बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. अभी प्री-इक्लाम्शिया किसको बोलते हैं? प्री-इक्लाम्शिया इसको बोलते हैं कि 140/90 के ऊपर है बट 160/110 के नीचे है, तो उसको प्री-इक्लाम्शिया बोलते हैं. प्लस उसके साथ प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट है. ठीक है. अभी ये हो गया प्री-इक्लाम्शिया. अभी सीवियर प्री-इक्लाम्शिया क्या है कि 160/110 या फिर उसके आगे उसका बीपी है, हाइपरटेंशन, और फिर प्रोटीन यूरिया है 3+ या 4+. ठीक है. और उसके साथ साथ उसको क्या क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, हेडेक है, ब्लरिंग विजन है, ओलिगोयूरिया है, मतलब यूरिन कम हो गया है, एबनॉर्मल एडिमा है, सूजन आ गई है. ठीक है. और एपिगैस्ट्रिक पेन भी है उसकी. ठीक है. अभी एक्लाम्शिया क्या है कि ये सारे सिम्टम्स है प्लस कन्वर्जेंस. ठीक है. तो उसको हम लोग एक्लाम्शिया बोलेंगे. ठीक है. और इसमें प्रोटीन यूरिया भी प्लस है. ठीक है. जितने भी है 2+ है, 3+ है, यहाँ पे सीवियर में है 3+ के आगे. ठीक है. और ब्लड प्रेशर 160 के आगे, 160/110 के आगे. और नॉर्मल जो मतलब प्री-इक्लाम्शिया जो है उसको उसमें 160/110 के नीचे और 140/90 के ऊपर. ठीक है. और उसमें ट्रेसेस में प्रोटीन यूरिया भी रहता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके पास डिपस्टिक है? हर एक के पास, सभी के पास प्रोटीन यूरिया देखते हो आप? एनसी से लेके या फिर 20 वीक्स अब वो देखते हो? है, बट वो हमारे लैब में. अच्छा, आप लैब से कराते हो? ओके. हाँ. ओके. लेकिन अभी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो डिपस्टिक है वो आपके किट में अवेलेबल हो. और ओके. एटलीस्ट ऐसे केसेस में जिसमें हाइपरटेंशन है उसका आप प्रोटीन यूरिया जरूर कराएं, आप वो डिपस्टिक से ही कराएं. ठीक है. ताकि ओके. आपको भी आदत हो जाएगी डिपस्टिक से करने की. ठीक है. तो हम लोग आगे चलते हैं कि इसका सबसे पहले तो मैंने बात किया था कि एंटी हाइपरटेंसिव, क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन था कि एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो रखने चाहिए आपको, क्योंकि ये मतलब एक्लाम्शिया में मेजर पहला साइन तो यही है कि उसको हाइपरटेंशन है. तो सबसे पहले आपको
हाइपरटेंशन मैनेज करना है। हाइपरटेंशन मैनेज करने के लिए फॉक्सी क्या बोलता है कि फॉक्सी क्या बोलता है कि करे जाओ परमेंद्र आपके पास टैबलेट अल्फा मिथाइल डोपा या फिर लैबेटालॉल टैबलेट रहना चाहिए, ठीक है। और आपका जो डायस्टोलिक बीपी है वो आपको मतलब मेंटेन रखने के लिए जो शुड बी मेंटेन बिटवीन 90 टू 100 mmHg, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर पे ये ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। और जो सीवियर केसेस है, ठीक है, सीवियर प्रीक्लाम्सिया वाले केसेस है, उसमें आप टैबलेट नेफिडिफिन या फिर इंजेक्शन लेबेटालॉल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इनिशियल कंट्रोल के लिए। और इसका मॉनिटरिंग भी प्रॉपरली होना चाहिए। अभी आपको जो क्वेश्चन पेपर में भी एक ये था कि आपको MgSO4 का इम्पोर्टेंस पता रहना चाहिए, प्लस उसका रेजिम पता रहना चाहिए, और MgSO4 आपके पास अवेलेबल भी रहना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट विद MgSO4 किस 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 केस में होता है? सीवियर प्री इक्लाम्शिया में भी होता है और इक्लाम्शिया में भी होता है, ठीक है। प्री इक्लाम्शिया सिर्फ रहे अगर तो उसको MgSO4 देने की जरूरत नहीं है जब तक वो इस स्टेज में ना आए, ठीक है। उसमें आप सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो MgSO4 का रेजिम देखेंगे। उसके बाद आपने अगर देखा होगा तो आपके पास एक पोस्टर भी पड़ा है, जो पोस्टर आपने दीवार पे लगाया हुआ है ऑलरेडी, मैनेजमेंट ऑफ एक्लाम्शिया, ठीक है। उसमें भी सारा फ्लो दिया गया है। फिर वो फ्लो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपके किट में क्या क्या रहना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग MgSO4 का जो डोज का रेजिम है वो कैसे रहना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग बोलते हैं कि एक तो रहता है लोडिंग डोज, ठीक है। तो लोडिंग डोज कितने का रहता है? 14 ग्राम का रहता है, ठीक है। तो लोडिंग डोज 14 ग्राम का जो रहता है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे टोटल 14 ग्राम का जो डोज रहता है वो देना कैसे? सबसे पहले तो आपको 4 ग्राम लेना है, जो कि 4 एम्पुल होंगे। हर एक एम्पुल में आपको 2 ml मिलेगा और उसमें 1 ग्राम रहेगा, ठीक है। आप आज भी जाके मैग्नीशियम सल्फेट के एम्पुल देख सकते हो। तो वो 4 एम्पुल लेने हैं, और आपको जो 20 cc वाला सिरिंज है वो लेना है। उसमें लेना है 4 ग्राम 4 एम्पुल, और उसमें 12 ml NS लेना है, ठीक है। 12 ml NS लेके उसमें डिजोल्व हो गया है, तो हम लोग अभी उसको पेशेंट को देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे देना है कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 16 और 18 नंबर का कैनुला लगाना है। सेम चीज इसमें फॉलो होता है। 16 या 18 नंबर का कैनुला आपको तुरंत लगाना है पेशेंट को, और उसमें से आपको IV स्लोली ये बोलस देना है, ठीक है। IV बोलस डोज देना है। IV स्लोली 5 से 10 मिनट के अंदर ये जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने 20 ml में क्या क्या कंटेंट लिया? 12 ml NS लिया और 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लिया, ठीक है। ये हो गया आपका लोडिंग डोज का एक पार्ट। लोडिंग डोज का एक पार्ट हो गया 4 ग्राम। मैंने टोटल कितना बोला था लोडिंग डोज? भाटिया हॉस्पिटल 14 ग्राम। तो बचा कितना? 10। बचा कितना? 10 ग्राम। 10 ग्राम बचा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पहला तो 5 ग्राम लेना है। अगेन 10 cc के सिरिंज में लेना है। तो आप जो जो सामान लगेगा यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है। 20 cc का सिरिंज लगेगा, 10 cc का सिरिंज लगेगा। आप एक्स्ट्रा रखिए, 20 का 2 रखिए, 10 के 4 रखिए किट में, ठीक है। उसके साथ 20 एम्पुल लगेंगे आपको मैग्नीशियम सल्फेट के, ठीक है। 20 मतलब 14 तो ये लगेंगे, और
आपको जो मेंटेनेंस डोज देना है उसके लिए भी लगेंगे, इसलिए मिनिमम 20 आपको रखने हैं, ऐसा फॉक्सी रिकमेंड करता है। और आपको आपको काउंट करके देखेंगे किट में कि कितना है, तो 20 मिनिमम रहना चाहिए। उससे ज्यादा भी रहना चाहिए जहाँ भी आपने रखे, लेकिन किट में 20 रहना चाहिए। फिर 5 ग्राम आपने 10 cc वाले सिरिंज में लिया, उसके साथ थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत पेनफुल रहता है और ये 10 ml है और ये आप IM देने वाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में लिग्नोकेन लेना है, जाइलोकेन जो लेते हैं, और इसको डीप IM अपने को पहले एक बटक पे फिर दूसरे बटक पे ऐसे 5-5 ग्राम देना है, ठीक है, इमीडिएटली। तो आपका ये 14 ग्राम डोज चला गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपको मेंटेनेंस डोज देना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस डोज में आपको क्या करना है, अगेन 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के मतलब जैसे कि आपने मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, कन्वर्जेंस रुक गए, सर लेकिन एक्सक्यूज फिर मी, ये झाइलोकिन देने का आपने बोला सर, झाइलोकिन अलग से सिरिंज में देना है कि उसी सिरिंज में लेना है? उसी सिरिंज में लेना है स्टार्टिंग, मतलब अगर आपको इनकन्वीनियंट है 10 ml, मतलब जैसे 10 cc का सिरिंज रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जगह तो रहता है। एक्स्ट्रा रहता सर? हाँ, तो एक्स्ट्रा रहता है तो उसी में आप ले सकते हो, या फिर आपको अगर अनकंफर्टेबल है तो 20 cc का सिरिंज भी यूज कर सकते हो, कुछ इशू नहीं, लेकिन लेना 5 ग्राम ही है, ठीक है। 5 ग्राम, ओके ओके। How much percent of xylocaine? 1 ml, 2%, नहीं, 2%। 2% xylocaine ना? हाँ, ओके यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। यस। सो अभी आपने देखा कि लोडिंग डोज के बारे में मैंने बताया। फिर आपको मेंटेनेंस डोज भी है, जैसे कि उसके कन्वर्जेंस तो कंट्रोल हो गए इससे, लेकिन आपको मेंटेनेंस मतलब वो मेंटेन रखने के लिए वापिस उसको कन्वर्जन ना आए, इसीलिए आंकड़ी ना आए, इसलिए आपको मेंटेनेंस डोज भी देते रहना है हर हर 4 घंटे में। तो वो कैसे देना है कि आपको 10 ml अगेन लेना है, 10 ml मतलब 5 ग्राम, हर एक एम्पुल में 2 ग्राम 2 ml रहेगा, 1 ग्राम उसका पोटेंसी रहेगा, ठीक है। तो उसको आपको अगेन 10 cc के सीरीज में लोड करना है, उसके साथ आपको 2% जाइलोकेन लेना है 1 ml, और आपको बटक्स पे देना है उसको, जो भी बटक आप चूज करोगे, आप जब नेक्स्ट 4 आवर में उसका डोज दे रहे हो तो दूसरे बटक पे दिए, ताकि वो मतलब पेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। एक ही बटक पे देते रहोगे तो थोड़ा ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, या फिर उसको मतलब तकलीफ भी हो सकती है, तो अल्टरनेट बटक चूज करना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस डोज आपको जब तक लगता है, डॉक्टर का जो असेसमेंट होगा, इसको आंकड़ी आएगा, कन्वर्जन आएगा कि नहीं, लेकिन रेकमेंडेड है कि 24 घंटे तक आपको वो देते रहना है, ठीक है। जिसको भी कन्वर्जेंस, जिसको जो भी पेशेंट को कन्वर्जेंस आ रहा है उसको, ठीक है। तो ओके, सो 24 घंटा कैसे मतलब आप कैलकुलेट करोगे, तो 24 घंटा आपने जब से दिया मैग्नीशियम सल्फेट तब से नहीं काउंट करना है आपको, या तो लास्ट कन्वर्जन या तो डिलीवरी, विच एवर ऑकर्स लेटर, जो मतलब आपने कंट्रोल कर लिया और फिर अपनी डिलीवरी का तैयारी कर लिया, ठीक है। तो डिलीवरी करने के बाद 24 घंटे या फिर लास्ट कन्वर्जन जो है वो काउंट करना, ठीक है। तो एडिशनल डोज के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो एडिशनल डोज जो है वो 2 ग्राम आप डाइल्यूट करके, डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके स्लो IV दे सकते हैं आपको अगर लग रहा है तो, लेकिन ये इतना इस पे एम्फेसाइज नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया लोडिंग डोज के बारे में, फिर मेंटेनेंस डोज के बारे में, लेकिन लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के बीच में आपका 4 घंटे का गैप, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट ऐसा है जिसका टॉक्सिसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो टॉक्सिसिटी हो रहा है, उस टाइम पे अपने को मैग्नीशियम सल्फेट स्टॉप करना है। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि आपको टॉक्सिसिटी, आपके पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो रहा है, या फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट कब स्टॉप करना चाहिए, या फिर उसको एंटीडोट कब करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो टॉक्सिसिटी के साइन ये है
कि आपका जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है। आपने पेशेंट को कैथेटराइज किया है तो आपको उसका यूरिन आउटपुट देखते रहना है कि पर आवर कितना आता है। ठीक है, तो 25 से 30 ml के नीचे अगर है, ठीक है, पर आवर, तो समझो कि ये एक साइन है कि उसको मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हो रहा है। ठीक है, उसके साथ आपका डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जिसको नी जर्क बोलते हैं, हैमर से हम जब देखते हैं, ठीक है, तो हैमर से आप एक बार यूट्यूब पे या फिर कहीं पे वीडियो देख लेना नी जर्क कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो नी जर्क आपको देखना है। नी जर्क अगर जर्क नहीं है तो भी आपको इसमें से कोई एक या फिर दो या फिर तीन साइन है इसके, जो जो कहता है कि टॉक्सिसिटी हो रहा है। तीसरा साइन ये है कि रेस्पिरेटरी रेट 16 के नीचे, मतलब नॉर्मल के नीचे जा रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट कैसे देखोगे आप पर मिनट, उसका चेस्ट राइज से देखो। ठीक है, या फिर हाथ रख के भी देख सकते हैं। तो ये भी अगर नॉर्मल रहता है 16 से 20, लेकिन 16 से कम हो रहा है तो भी इसका टॉक्सिसिटी हो रहा है। इसमें से एक भी साइन प्रेजेंट है, तुरंत तुरंत आपको इमीडिएटली आपको मैग्नीशियम सल्फेट का डोज स्टॉप करना है। सबसे पहले तो वो स्टॉप करना है, उसके बाद अगर डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करने के बाद आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट करके एक इंजेक्शन रहता है, ठीक है, जो कि 10 ml का एम्पूल आता है। ठीक है, 10% का, वो आपको किट में वो भी रखना है एंटीडोट के लिए। तो ये जो है ये एंटीडोट करेगा उसको, लेकिन ये डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आपको और इसको देना है। ठीक है, तो ये भी स्लो आईवी देना है, सेम 10 ml या 10 cc के सिरिंज में लो, जहाँ से आपने मैग्नीशियम सल्फेट का लोडिंग डोज दिया था वहीं से स्लो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। ठीक है, फिर ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स का एक वीडियो था लेकिन वो प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, तो सिर्फ नी जर्क एब्सेंट है तो आपको इंजेक्शन एमजीएसओ पर स्टॉप करना है। ठीक है, जो आप मेंटेनेंस डोज दे रहे हो, और आप आप देखते रहो उसका नी जर्क आता है कि नहीं, नी जर्क रिफ्लेक्स आता है कि नहीं, देखते रहो। जब तक नहीं आता है तब तक मैग्नीशियम सल्फेट होल्ड पे ही रखना है, अगर एक ही साइन प्रेजेंट है तो। बाकी के साइन है तो फिर नहीं, लेकिन अगर नी जर्क सिर्फ एब्सेंट है तो आपको देखना है, वेट करना है। अब देखो नी जर्क आ गया, वापस मेंटेनेंस डोज आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर रेस्पिरेटरी रेट कम है तो उस सिचुएशन में ये है कि आपको तुरंत कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है उसको, क्योंकि उसका रेस्पिरेशन रेट घटते गया तो पेशेंट जा भी सकती है। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट तुरंत देना है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट के लिए। और नी जर्क रिफ्लेक्स के साथ यूरिन आउटपुट भी कम है, तब उस टाइम पे आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए विथहोल्ड करना है। ठीक है, जो मैग्नीशियम सल्फेट है, और पल्मोनरी एडिमा वगैरह ये साइंस अगर लग रहे हैं आपको तो आपको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है 75 ml पर आवर। और इस केस में सिर्फ यूरिन आउटपुट अगर कम है तो उस टाइम पे आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पल्मोनरी एडिमा के लिए आपको डॉक्टर को ही बताना पड़ेगा, ऑस्कल्टेशन करेंगे वो, और उससे आप मतलब वो उनका जजमेंट देंगे, उसके बाद उनको आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब कन्वर्जेंस आ रहे हैं तब क्या करना है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस जब आ रहे हैं तो सबसे पहले ये करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि पेशेंट जब कन्वर्स कर रही है तब बेड पे है, कहीं पे है, वो वहां से गिरे ना। ठीक है, ये मेक श्योर करना है। इसके बाद उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है। ठीक है, और कहीं पे अगर माउथ में सिक्रेशन है इसकी वजह से, कन्वर्जेंस की वजह से, तो वो सक करना है, लेकिन उसके पहले माउथ गैग डालना है। माउथ गैग क्यों डालना है, क्योंकि इस केसेस में बहुत बार टंग बाइट होता है। ठीक है,
टंग बाईट होता आहे की वो जीभ चावली नाही पाहिजे म्हणून आपण पहिला माउथ गॅप टाकायचा आणि मग जे काय असेल सक्शन सिक्रेशन असेल, सिक्रेशन नसेल तर जाऊ दे, सिक्रेशन असेल तर ते पहिले सक्शन करून घ्यायचं. ठीक है, सक्शन करके लेने का है. और आफ्टर कन्वर्जन आपको क्या करना है कि उसको अगर कन्वर्जन चला गया है, ठीक है, तो उसको मतलब O2 लगाना है O2 सिलेंडर से और IV फ्लूइड स्टार्ट करना है. ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन. और कैथेटराइजेशन करना है और वाइटल साइंस भी आपको मॉनिटर करते रहना है. अभी ये एक मतलब डिसीजन मेकिंग ये है कि प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस कब करने देना है. ठीक है, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो आपको 23 वीक से कम है तो प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस करने नहीं, आपको मतलब वैसे ही नहीं छोड़ना है उसको. ठीक है, सिर्फ 36 वीक के आगे है तो ही आपको ये करना है. ठीक है, फिर यहाँ पे है कि सॉरी टर्मिनेशन है, ये टर्मिनेशन वाला जो ये है, व्हेन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेशन जो है वो प्री एक्लाम्शिया हो, सिवियर एक्लाम्शिया हो या फिर सिवियर प्री एक्लाम्शिया हो. ठीक है, तो प्रेगनेंसी का जो ये है वो 37 वीक्स के बाद ही रिकमेंडेड है. लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप है, इसमें ये इतना ज्यादा नर्सेस लोगों को नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो वील स्कीप दैट पार्ट. और इसमें हाँ मैंने जैसे बोला लास्ट में कि हम लोग ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ना ये देखेंगे कि अभी सीक्वेंस क्या क्या किया मैंने, इसमें क्या क्या किया. जैसे मैंने पीपीएच में बोला था, पीपीएच में मैंने जैसे सीक्वेंस में आपको बताना है या फिर करना है जो भी है, एग्जाम के टाइम भी वैसे होगा. तो ये जो है लिस्ट से पहले बॉक्स में जो आइटम्स रहेंगे उसके लिस्ट से पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे. मतलब किया है ऑलरेडी, लेकिन अभी थोड़ा फ्लो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अगर लग रहा है कि पेशेंट हाइपरटेंशन या प्रोटीन यूरिया है प्लस कन्वर्जन आ रहे हैं उसको, तो वो एक्लाम्शिया का केस है, वो श्योर हो गया आपको. उसके बाद आपको क्या करना है, शाउट फॉर हेल्प करना है. शाउट फॉर हेल्प में आपको बहुत सारे लोग लगेंगे, इसलिए आपको बुलाना है सभी को. ये मौसी रहे कोई किसी को भी, कोई भी कुछ भी मदद कर सकता है. ठीक है, वार्ड बॉय रहे जो भी है. तो ये क्रिटिकल केस है इसलिए सबको बुलाना है. आपका गायनेकोलॉजिस्ट अगर हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो उसको तो बुलाना ही बुलाना है. ठीक है, पेडियाट्रिशियन को भी बुलाना है. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कैनुलाज जो है 16 या 18 नंबर के दोनों इसमें सिक्योर करना है. ठीक है, दोनों हाथ में सिक्योर करने हैं क्योंकि एक जगह से आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ेगा, एक जगह से आपको IV फ्लूइड लगाना पड़ेगा. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको IV कैनुला लगाने के बाद आपको सबसे पहले उसको मेक श्योर करना है कि पेशेंट फॉल ना हो और उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन देना है. ठीक है, करवट मतलब लेफ्ट साइड पे करवट देके उसको सुलाना है. उसके बाद आपके लाइट्स वगैरह है थोड़ा धीमा करना है क्योंकि लाइट्स में ज्यादा ये होता है, तकलीफ होता है, तो वो शांत हो जाने के लिए उसको ये करना है. उसके बाद आप जब माउथ गैस डालोगे तो मेक श्योर करना है कि टंग बीच में रहे और दांत ऐसे मतलब उसको बाइट ना करें. उसके बाद सिक्रीशन हो तो सिक्रीशन निकालने हैं आपको सक्शन से. दूसरा आदमी क्या करेगा, उसको लोडिंग डोज लोड करेगा. ठीक है, लोडिंग डोज लोड करके उसको 4 ग्राम दे दिया IV स्लोली. उसके बाद तीसरा आदमी क्या करेगा, लोडिंग डोज वाला दूसरा पार्ट है वो लोड करके रखेगा. ठीक है, वो लोड करके रखा आपने, दोनों बटक्स पे दे दिया. ठीक है, चलो उसके कन्वर्जन स्टॉप हो गया. अभी आपको क्या करना है, ये लोडिंग डोज करते हुए ही आपको जो जिसने सक्शन किया है वो क्या करेगा, कैथेटराइजेशन करेगा पेशेंट का. ठीक है, और पेशेंट स्टेबल हो जाने के बाद उसका अगर BP फिर भी हाई है तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव जो भी आप प्रेफर करते हो, इंजेक्शन प्रेफर करोगे या फिर जो भी करोगे, तो वो आपको उसको देना है. ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कन्वर्स कर रही है तो इंजेक्शन ही दे दो. ठीक है, लेबेटालॉल का. और उसके बाद आपको क्या करना है, 4 घंटे में आपको मॉनिटर करना है कि 25 से 30 ml से आगे
उसका यूरिन आउटपुट है जो आपने कैथेटर, आपका जो यूरिन बैग है उसमें कलेक्ट हो रहा है पर आवरली। फिर आप देखोगे नी जर्क रिफ्लेक्स है उसको, और ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल। आरआर जो है वो 16 के आगे, 16 से 20 के बीच में, 16 से कम है तो फिर आपको, आरआर अगर कम है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। अगर सिर्फ नीजक एब्सेंट है तो आपको ये करना है, वेट करना है, नीजक आने के बाद ये करना है, ठीक है। अगर नीजक और रेस्पिरेटरी रेट कम है तो वेट नहीं करना है, तुरंत कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। रेस्पिरेटरी रेट और यूरिन आउटपुट कम है तो भी आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, ठीक है। सिर्फ यूरिन आउटपुट कम है तो आपको आईवी सलाइन देना है, इससे कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें है नहीं, टॉक्सिसिटी है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको मेंटेनेंस डोज देते रहना है 24 घंटे तक। 24 घंटे कौन से काउंट करोगे, लास्ट कन्वर्जन या फिर डिलीवरी, ठीक है। गॉट इट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या रहेगा, आपकी किट में क्या क्या रहेगा। किट में रहेगा माउथ गैग रहेगा, सक्शन कैथेटर रहेगा, आईवी कैनुलास रहेंगे, आईवी सेट रहेगा, आईवी फ्लूइड रहेगा, आरएल रिकमेंडेड है, सिरिंजेस रहेंगे 20 ml, 10 ml और 5 ml के। फिर एंटी हेपेटिसिव ड्रग रहेंगे, इंजेक्शन या फिर नेफिडेपिन टैबलेट या फिर लैबेटोलल इंजेक्शन या फिर लैबेटोलल टैबलेट, ठीक है। फिर 2% ज़ाइलोकेन रहेगा जो आपको लोडिंग मेंटेनेंस डोज और लोडिंग डोज देते वक्त काम आएगा। अल्कोहल स्वैब रहेंगे, एडिसिव टेप रहेगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बॉटल रहेगा, ब्लड एंड यूरिन कलेक्शन वायल रहेंगे, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर रहेगा, यूरिन बैग रहेगा, सिरिंज एंड डिस्टिल वाटर रहेगा, ड्राई कॉटन स्वैब रहेगा, स्टेराइल ग्लव्स रहेंगे, नी हैमर रहेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। तो ये सारे आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। अभी ये जो डिपस्टिक है वो ऐसे दिखेगा, बीपी एप्लिकस ऐसे दिखेगा। फिर बाकी तो सारा मैंने बता दिया, ठीक है। ये रिव्यू है और की मैसेजेस है। तो प्री एक्लाम्सिया किट अवेलेबल रहना चाहिए, 20 एम्पूल रहने चाहिए, यहाँ पे भी दिया है देखो, डेंजर साइंस शुड बी नोन, गिव करेक्ट एंड कंप्लीट रेज्यूम ऑफ इंजेक्शन MgSO4 एंड परफॉर्म द सेम, ठीक है। तो डेंजर साइंस का यही है कि उसको कन्वर्जन वाला जो पार्ट है या टंग बाइट वगैरह है, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि ये एक्लाम्सिया है, तो वही है डेंजर साइंस, ठीक है। अभी अभी मैंने ये सारा कवर कर लिया। किसी को कुछ डाउट है इसमें, एक्लाम्सिया प्री एक्लाम्सिया में? किसी ने बॉक्स बनाया है इसका, बॉक्स बनाया है इसका किसी ने? क्योंकि सारे बॉक्स बनाने के लिए बोले थे। एक स्टैंडर्ड और बच्चा है जिसका नाम है रॉबसन क्लासिफिकेशन, वो हम लोग अभी आधा घंटा है अपने पास, विल डिस्कस दैट एंड देन विल क्लोज। बट उससे पहले इसमें कुछ डाउट है किसी को? सही से समझाया मैंने या फिर जल्दी जल्दी में कुछ समझा नहीं आपको? चलो मैं समझता हूँ साइलेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। सभी को सभी कुछ समझ में आया है। तो अभी विल मूव टू द नेक्स्ट। Sir, यस, this additional doses you mentioned, no magnesium sulfate. What is that, sir? so that is basically a loading dose only, ठीक है। सो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि लोडिंग डोज देने के बाद उसका कन्वर्जेंस तो कम हो गया लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो 4 घंटे का गैप है जब आपको मेंटेनेंस डोज देना है 4 घंटे के बीच में, 4 घंटे के बाद में, तो बीच का जो टाइम है उस टाइम पे आप 2 ग्राम एक्स्ट्रा एडिशनल दे सकते हो उसको आईवी, लेकिन वो 6 ml NS के साथ मिक्स करके। जैसे 12 ml में हमने 4 ग्राम किया था, सॉरी, तो ये 6 ml में 2 ग्राम करना है। और फिर आईवी देना है स्लोली 5 मिनट के अंदर। Okay, sir. Thank you. ओके, ठीक है। किसी और ने अनम्यूट किया था, कोई बोल रहा था नहीं? ओके, ठीक है।
तो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत आपके काम का क्लासिफिकेशन है नहीं वैसे, बट लेकिन क्योंकि आप सारा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करोगे इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये कैसे बनाना है इसका चार्ट वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये जो रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन जो फॉक्सी रिकमेंड करता है वो किस चीज के लिए। तो एलएसएस का रेट जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी ये रिकमेंड करता है कि मतलब जो मिनिस्ट्री है वो रिकमेंड करता है और डब्ल्यूएचओ भी रिकमेंड करता है कि एलएसएस का रेट कम हो जाए। तो ये ऐसा एक टूल है जिसमें 10 ग्रुप्स है। तो ये एक ऑडिट पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन है जिसमें 10 ग्रुप्स में 4 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें आप लोग पहले 4 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें आप लोग एलएसएस अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सारे केसेस में नहीं लेकिन कुछ कुछ केसेस में। तो बेसिकली आपके जो ओबीजीवायन है उसको समझने के लिए ये चीज मतलब ऑडिट कर बहुत बार आपने मतलब कैलकुलेशन ही नहीं किया है कि किस रीजन की वजह से ये हुआ है, एलएसएस हुआ है। तो उस उनको भी वो समझ में नहीं आता और वो आपको वो रेजिम बन जाता है और वो आपका प्रैक्टिस बन जाता है कि ये केस आया तो आपको एलएसएस में ही लेना है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि आप क्रिटिकली सोचते नहीं हो या फिर आपके ओबीजीवायन सोचते नहीं है कि ये मतलब ये भी नॉर्मल भी हो सकता है, इसको हम लोग नॉर्मल में ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट ऑल्सो कि पेशेंट का विलिंगनेस क्या है। बहुत सारे लोग आजकल तो मतलब पेनलेस डिलीवरी चाहते हैं इसलिए वो एलएसएस में ही जाते हैं। बट अगेन उनको मतलब हम लोग उनका तो ये नहीं चेंज कर सकते, बट बहुत लोगों को हम लोग पिच कर सकते हैं नॉर्मल के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनको नॉर्मल ही कराना है लेकिन उनको एलएसएस की जरूरत रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे कैटेगरीज में भी फॉल होंगे, ये आप जब रॉब्सन क्लासिफिकेशन देखोगे कि वो एलएसएस या फिर नॉर्मल ये दोनों के कगार पे है। तो जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो ये टूल को लेके, ये टूल का सहारा लेके वहाँ पे करिए। और बेसिकली आपके हॉस्पिटल में ये ऑडिट हर 3 महीने का ऑडिट रहना चाहिए, फॉक्सी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन इसका बेसिस क्या क्या है, तो कुछ कुछ जो ग्रुप्स है वो पैरिटी के हिसाब से है, जो ग्रुप कुछ कुछ ग्रुप है नंबर ऑफ फीटस के हिसाब से, फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से, जेस्टेशनल एज के हिसाब से, ऑनसेट के हिसाब से है। और और ये जो पांच बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे 10 ग्रुप पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली कौन कौन से डिलीवरीज क्लासिफाई होने चाहिए। पहला तो मैंने बताया वेजाइनल डिलीवरी जो नॉर्मल डिलीवरी है, फिर असिस्टेड और सीजर, ठीक है। तो जो मैंने 10 ग्रुप मैंने बताए वो आप यहाँ पे सारे ग्रुप देख सकते हो, लेकिन इसका वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि क्या है ये एग्जैक्टली ग्रुप्स, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहले ग्रुप पे, ठीक है। तो पहला ग्रुप है ये है प्राइमी ग्रेविडा है। देखो नल्ली पैरा, पैरिटी लिखा है, नल्ली पैरा मतलब प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है। एक ही फीटस है इसमें, ठीक है। केफेलिक प्रेजेंटेशन है, मोर देन 36 वीक है और स्पॉन्टेनियस लेबर है। तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल सी चीज है कि ये जो है ये स्पॉन्टेनियस डिलीवरी है और सारी चीजें नॉर्मल है, मोर देन 37 वीक भी है तो ये नॉर्मल में ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिलीवरीज है जो सीजरियन में लेते हैं, मतलब मैं आपके हॉस्पिटल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है जो नॉर्मल हो रहा है वो भी सीजर में लिया जाता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाइब्रेशन दिख रहा है। वाइब्रेशन मतलब दो 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 ये दिख रहा है पेट के साइड में। तो ये मतलब ये है इसका स्पॉन्टेनियस लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्शन और इसका डायलेटेशन अच्छा है। और बच्चा जो है वो देखो उल्टा उल्टा मतलब वर्टेक्स पोजीशन में है, दिख रहा है आपको पेट में। तो ये ग्रुप 1 है, ये स्पॉन्टेनियस डिलीवरी वाला ग्रुप है पहला।
नॉर्मल है सारी चीजें। ये जो है दूसरा ग्रुप, ये है, ये भी है नली पैरा, और ये है जिसमें जिसमें जो ये था कंट्रैक्शन या फिर डायलेटेशन, ये नहीं हो रहा था। ठीक है, ये भी है, नॉर्मल है सारा, नली पैरा है, प्राइमरी ग्रेविडा है, सिंगल फीटस है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें इसमें ये नहीं है। देखो इस केस में वाइब्रेशन का साइन था, दो दो दिख रहा है। ठीक है, दूसरे ग्रुप में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको सभी को? तो इसमें इंड्यूस करना पड़ेगा या फिर ऑगमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर सी सेक्शन में लेना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा केस है जो मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा केस में हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप है, सेम चीज है लेकिन यहाँ पे मल्टी पैरा है। तो देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वाइब्रेशन भी है, और उसके पीछे एक बच्ची छुपी हुई है, मतलब उसका पहला बच्चा है, तो ये मल्टी पैरा है। पहले पिक्चर्स में पीछे का बच्ची खड़ी नहीं थी, इसलिए वो प्राइमी है। तो ये मल्टी ग्रेविडा है, सिंगल फीटस, इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में 37 फुल टर्म है, और स्पॉन्टेनियस लेवल है, मतलब इसमें वाइब्रेशंस भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन। ठीक है, दूसरा वाला भी सेम है कि इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन मिसिंग है, इसको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं या फिर जो भी है, लेकिन ये भी नॉर्मल है। ठीक है, सारी चीजें नॉर्मल है, इसमें इंड्यूस करना पड़ेगा या फिर एलएसएस में लेना पड़ेगा। पांचवा ग्रुप जो है वो मल्टी पैरा है। ठीक है, मल्टी ग्रेविडा है, और उसका पहला जो बच्चा है वो बच्चा सीजर से हुआ। ठीक है, इसको सीजर से हुआ है, तो इसीलिए इसको हमने एलएसएस करवाया, तो ये पांचवे ग्रुप में चला। ठीक है, छठा ग्रुप जो है वो है ब्रिज प्रेगनेंसी, वर्टेक्स है ही नहीं। अभी यहाँ पे पांचवें ग्रुप में आपको दिख रहा है कि बच्ची खड़ी है पीछे, लेकिन उसमें सी लिखा है, मतलब ये सी सेक्शन से हुई हुई बच्ची है पहली वाली। ठीक है, तो ये हुआ पांचवा ग्रुप। छठा ग्रुप है ब्रिज प्रेजेंटेशन है। देखो बच्चा कैसे है, बच्चा का पैर नीचे है और सर ऊपर है, पेट में है। ठीक है, तो ये ब्रिज प्रेगनेंसी है, तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने उसको सी सेक्शन में लिया, तो वो जाएगा ग्रुप 6 में। 7 ग्रुप जो है वो है ये है नल्ली पैरा, मतलब प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी पैरा, और ये इसका बच्चा ब्रिज है, और इसका दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा इसका नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन नहीं है क्योंकि सी नहीं है यहाँ पे, लेकिन दूसरा बच्चा जो है ब्रिज प्रेजेंटेशन है, इसलिए उसको सी सेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है इसके पीछे बच्ची खड़ी है, और यहाँ इसका सर ऊपर है पेट की तरफ। ठीक है, आठवां जो ग्रुप है वो है ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, दो बच्चे हैं, चाहे वो मल्टी है या फिर नल्ली पैरा है या फिर मल्टी ग्रेविड है, प्राइमरी जो भी, लेकिन उसमें मतलब दो दो बच्चे हैं, ट्विन है, इसलिए हम लोगों ने इसका एलएसएस करवाया। अभी ये जो है ये भी मल्टी हो सकती है या फिर प्राइमरी हो सकती है, लेकिन इसका बच्चा ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक है। ठीक है, तो ये देखो बच्चा आड़ा दिख रहा है यहाँ पे, आडवा झोपलाय फिटस बघा इन्फंट, तर त्याच्यामध्ये इसमें ये 9 ग्रुप में जाएगा। 10th ग्रुप जो है वो है प्री टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इसमें मोर देन या फिर इक्वल टू 37 था, इसमें लेस देन 37 है, और पेट में बच्चा भी छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो पीपीएच प्री इक्लाम्शिया में भी पढ़ा, प्री इक्लाम्शिया नहीं, केएमसी में भी जो पढ़ा हम लोगों ने, स्मॉल साइज बेबी का प्री टर्म बर्थ जो रहता है, प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो लेकिन ये बच्चा छोटा है, तो उसको हम लोगों को एलएसएस में लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक मैम ने भी आंसर किया था कि एलएसएस में लेंगे।
तो एलएसएस में लेना पड़ता है, इसलिए उसको 10th ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सबको समझ में आया कि ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन कैसे है। ठीक है, तो अभी आपको चार्ट कैसे बनाना है इसका, मैंने जो डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं आपको उसके साथ ये भी है कि रॉब्सन्स क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाई करना है। अगर नहीं है तो मुझे ग्रुप पे बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप इसमें आपको बेसिकली यही करना है कि ग्रुप का डिवीजन आपके हिसाब से भी आप बना सकते हो टेबल अपना, या फिर ऐसे भी टेबल बना सकते हो। आप एक बार देख लेना इसको कि कैसे आपको सुटेबल है। तो इसमें दिया गया है कि ग्रुप 1 है स्पॉन्टेनियस लेबर, ग्रुप 2 है नल्ली पैरा, बट यहाँ पे स्पॉन्टेनियस लेबर है नहीं। ठीक है, तो जितने भी आएंगे उतने टिक करते जाओगे आप, आगे 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 आगे। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 में भी सेम दिया है, 5 में भी, 5 में तो ये है सिजरियन सेक्शन में। तो इस इतने टिक करते जाओगे और पर मंथ उसको काउंट करते जाओगे कि जून में कितने हुए आपके, कौन से ग्रुप में कितने हुए। ठीक है, बस उतना ही कैलकुलेट करना है आपको, और आपका जो डॉक्टर है वो 3 महीने में इसका ऑडिट करना है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, अगर ये आपको सही लगता है तो ये यूज करो, नहीं तो दूसरा भी आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। जैसे एक साइड में आपने महीना लिख दिया, एक साइड में 10 ग्रुप लिख दिए। और जैसे हम लोग ने क्या दूध का पहले करते थे, दूध कितनी बार दिया था अपने दूध वाले में, तो उसको ये करते थे। और ऐसे आड़ा एक रेश मारते थे, पांचवे इसमें चार चार रेश मारते थे और फिर पांचवा रेश मारते थे उसके। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हो, और फिर वो 5 काउंट करोगे आप, जैसे कि सीजरेंस प्रीवियस एलएसएस था इसलिए आपने 5 डिलीवरी एलएसएस में कराए ये महीने में, तो उसमें 5 जाएंगे। और उसके हिसाब से आपको ये जो रिपोर्ट है वो बनाना है 3 महीने का। 3 महीने का रिपोर्ट आपको आपका डॉक्टर जो है, जितने भी डॉक्टर ओबीजीवान बैठे हैं आज, वो सुन ले ये चीज कि आपके ये एक्सपेक्टेड है फॉक्सी को कि आप इसका ऑडिट करें हर 3 महीने में। ठीक है, ये डेटा का, और आप जो प्रेगनेंसीज मतलब जो डिलीवरीज आप इसमें मतलब जैसे पहले 4 जो ग्रुप है मैंने बोले, वो पहले 4 ग्रुप सिर्फ आप नॉर्मल में ले सकते हो, बाकी के सारे ग्रुप डायरेक्टली एलएसएस में ही जाएंगे। लेकिन ये 4 में से आप कुछ नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो वो ऑडिट से आपको एनालिसिस निकलेगा कि इसमें से आप कुछ केसेस ये कर सकते हो कि अगर 4 ग्रुप में ज्यादा जा रहे हैं आपके पहले 4 ग्रुप में, तो भी वहां पे आपको एक ये आएगा कि आइडिया आएगा कि आप अपने बहुत सारे अवॉइडेबल एलएसएस है, लेकिन वो आपका दोष नहीं है। मैं आपका पॉइंट आउट नहीं करूंगा, या फिर टॉक्सिक का असेसर भी पॉइंट आउट नहीं करेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इसमें, पेशेंट का भी फोर्स रहता है, बहुत सारी चीजें जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से ट्राई करते रहना है कि आप कितने सारे एलएसएस नॉर्मल में ले सकते हैं। ठीक है, तो यही मोटिव है इस चीज के पीछे का। और मैं एक है ना चार्ट बना के ग्रुप पे आपको भेज दूंगा कि कैसे चार्ट बनता है इसका। ठीक है, मतलब नॉर्मल चार्ट कि कैसे बनाना है, ताकि आपको 3-3 महीने का कैसे समझ में आए, और आपको लेबर ओटी जहाँ पे रहेगा ना वही वही भी चिपका ही दोगे, या फिर ओटी के अंदर भी लगाए तो भी चलेगा, और वहीं पे आप करते रहो कि कितने कौन से ग्रुप में चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको क्या क्या भेजने वाले हैं, आपको कंपेंडियम भेजने वाले, इंग्लिश हिंदी मराठी, और उसके साथ ये पीपीटी, आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब वाला, वो यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम लगेगा तो वो लेट आएगा थोड़ा, लेकिन ये चीज़ें जल्दी जल्दी आ जाएंगी। और चौथा चीज़ है आपका रॉब्सन क्लासिफिकेशन का चार्ट। ठीक है, तो रॉब्सन क्लासिफिकेशन या आज के जितने भी स्टैंडर्ड्स हमने लिए उस पर किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? देखो पूछ लो, 15 मिनट है आपके पास और आज का लास्ट का क्लिनिकल सेशन है। ठीक है, क्लिनिकल सेशन लास्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग डिसअपियर हो जाएंगे, बट द थिंग इज कि जो ट्यूशन है क्लिनिकल वाला वो आज लास्ट हम लोग है। इसके आगे 1 हफ्ता गैप है, और उसके बाद डॉक्टर दिवाकर आपका फैसिलिटी स्टैंडर्ड लेंगे 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, राघोजी हॉस्पिटल तो ऐसे बैठे हैं जैसे वो आदि पुरुष मूवी देख रहे हो। राघोजी हॉस्पिटल, मुझे बताइए कि आपने लास्ट टाइम बात तो किया था, लेकिन मैं आपसे ऑफिस बात करना चाहूंगा, क्योंकि बाकी कोतवाल नर्सिंग होम, भाटिया हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल सब
स्टार्टिंग से एक्टिव है, आप लास्ट वीक से एक्टिव हुए हैं, तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्विकली सवाल है। एकलामशिया में लोडिंग डोज कितना दिया मैंने? राघोजी नरसिंह, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। फिर मैं समझूंगा कि आप सच में आदि पुरुष नहीं देख रहे थे, आप मुझे ही समझाए। बताओ कोई अनम्यूट करके, इतना मैंने अभी रामायण बताया, बताओ। चलो बालाजी हॉस्पिटल बताओ, लोडिंग डोज मैंने, क्योंकि अनम्यूट हो आप खुद। बालाजी हॉस्पिटल बताओ। शायद आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। वी कांट हियर यू बालाजी हॉस्पिटल, वी कैन नॉट हियर यू। नो, आपने शायद ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है शायद से, या फिर आपके माइक्रोफोन में कुछ इशू है। नहीं, सलमान नहीं दे रहे। चलो कोतवाल नरसिंह होम आप बताओ। एक मिनट, राघोजी नरसिंह होम ने भी अनम्यूट किया है। आई थिंक दे आर टेलिंग नो। नो बोल रहे हैं अनम्यूट करके भी। चलो ठीक है, कोतवाल नरसिंह होम बताओ। ये नो में सिर्फ आज सुनूंगा, रिवीजन में बिल्कुल नहीं सुनूंगा, नहीं तो आपके हॉस्पिटल को कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा मान्यता का। कोतवाल नरसिंह होम मुझे बताइए, लोडिंग डोज कितनी है इसको? 4 mg का सर, 4 mg का रहता है सर। 4 mg की 14 ग्राम। टोटल डोज 14 ग्राम का है सर। लोडिंग लोडिंग स्टार्टिंग डोज। लोडिंग डोज 14 ग्राम का है, ठीक है। हाँ, मतलब पहला जो आईवी देना है वो 4 ग्राम है, और 5 5 4 ग्राम। ग्राम जो है वो बटक्स पे देना है हाँ आईएम। तो टोटल 14 ग्राम, और मेंटेनेंस डोज है 5 ग्राम, ठीक है। टॉक्सिसिटी साइन कौन बताएगा मुझे? भाटिया हॉस्पिटल, टॉक्सिसिटी साइंस क्या क्या है मैग्नीशियम सल्फेट के? Urine output less than 25 to 30 cc per hour. ओके ओके Then absent deep tendon reflexes. ओके। Uh, respiratory rate less than 16 per minute. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अपेक्स नर्सिंग होम मला हे सांगा की प्रीटर्म सॉरी प्रीटर्म नाही, प्री प्रीटर्म लेबर पेन जेव्हा स्टार्ट होता तेव्हा काय करायला पाहिजे? प्रीटर्म लेबर पेन में क्या करना चाहिए? क्या कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए? अपेक्स नर्सिंग होम है, सीमा वैकेंसी अपेक्स हॉस्पिटल, ठीक है। एनीवन फ्रॉम यशोधरा हॉस्पिटल? भाग गए क्या बेटमेथाइन जल्दी? इंजेक्शन, हेलो ओके, सर, वेरी गुड। बेटमेथाइन और इंजेक्शन और ओके, डेक्सोना इंजेक्शन 6 mg। ओ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये कौन सा यशोधरा हॉस्पिटल था क्या? हाँ सर। ओके, कौन सा हॉस्पिटल? आशीर्वाद हॉस्पिटल, आर यू देयर? आशीर्वाद हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा वो बीच में नहीं है, रीता। आशीर्वाद हॉस्पिटल, आर यू देयर? रुमटा क्लिनिक? अच्छा चलो मुझे बताओ कि टॉक्सिसिटी अगर हो जा रही है तो क्या करोगे? कोई भी बताओ, टॉक्सिसिटी हो रहा है तो क्या करोगे? You have to इंजेक्शन monitor the टाइप टेम्पो पर। patient's urine output. हम्म, You have to monitor the patient's heart rate and vital signs. We can give एंड antidote calcium gluconate 10%, हम्म, slow IV over 10 to 15 minutes with heart rate monitoring. And we have to monitor for pulmonary edema. If there is no pulmonary edema, we can give IV fluids 75 ml per hour with strict intake output monitoring. yes, correct, ठीक है। सो थैंक यू भाटिया हॉस्पिटल अगेन, एंड मैं ये कह रहा हूँ कि वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी सीरियसली
सभी हॉस्पिटल जो अभी बात नहीं कर रहे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब ग्रुप कम हो जाएगा, ग्रुप रिवीजन होगा, तब एटलीस्ट वो बात करेंगे, और तब सब एक्सपेक्टेड है कि बात करें। मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल है बात करते हैं बीच में, लेकिन जब कॉल आउट नाम करता हूँ तब अनम्यूट ही नहीं करते खुद को। ठीक है, अभी देखो राघोजी किडनी हॉस्पिटल वापस इनएक्टिव हो गए, लास्ट वीक हाइपर एक्टिव हो गए, वापस इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो नो वरीज, जो भी है आपको जो भी सेशन, मतलब आपको जो भी सेशन मेरा, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका अगर कुछ मतलब लगा हो कि कुछ मिस हुआ है या फिर ये, तो ग्रुप में आप डाल सकते हो। ठीक है, कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, तो उसमें हम लोग जब ग्रुप बनाएंगे ना, तब ऐसे ही ग्रुप बनाएंगे जिनको एक एक स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे एम्फेसाइज कर, वैसे तो सारा ही रिवीजन लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक अगर रहेंगे जिसपे आपको वापस रिवीजन चाहिए, तो वैसे ग्रुप बनाएंगे। फिर हम लोगों को भी कन्वीनियंट होगा कि कौन सा किसको किस किस ग्रुप में डालना है। 3-3 का ग्रुप बनेगा, 3-3 हॉस्पिटल का, तो उसके हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग सेट करेंगे। तो आप प्लीज आपके जो भी क्वेरीज है या फिर आपको जो टॉपिक रिपीट चाहिए, उसका आप ग्रुप पे भेज दीजिए, हॉस्पिटल नाम के साथ। हाँ, क्योंकि सर बहुत बार ऐसा होता है कि आप अज्यूम कर लेते हो कि आप, हम लोग को पता है, लेकिन बहुत बार आपका नाम आता है, हॉस्पिटल का नाम पता नहीं चलता। तो हॉस्पिटल का नाम प्लस ये टॉपिक ऐसा करके आप डालें। ठीक है, sir, I हाँ, have one पाटिल। question. यस। Sir, if the patient has continuous convulsions, then we do not intubate the patient. No, 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 we do not. We can't sedate also, no? Sedation you can give. You can. That is okay. Will it affect the baby? No, sedation you can give, and Sir, which for sedation is recommended? so basically, I'll get back to you on this, because there was one drug recommended by Foxy. I have that material with me. I'll check and I'll get back to you on this. Okay, Okay, which sir. one is recommended? Yeah, sure. I think Lido or something they have recommended. I'll make sure, I'll get back to you on this. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Sure. Anything else? Okay, so Sir, thank you. hello. Yeah, Jayashree, yes. सर, ये जो आप अभी ये पूरा स्टैंडर्ड वगैरह लिए, it is only for nurses or also the doctors, like? So basically, अगर आपने पहला वाला सेशन अटेंड किया होगा, तो ये जो सारे जो स्टैंडर्ड्स है वो बेसिकली नर्सेस के लिए ही है ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि मतलब फॉक्सी ये चाहता है कि नर्सेस कॉम्पिटेंट हो, और बहुत सारी चीजें नर्सेस करते भी है इसमें से, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता रहता है उनको। ठीक है, कि क्यों दे रहे हैं हम लोग, वो दे तो रहे हैं, डे टू डे में कर रहे हैं वो, डे टू डे उनका जो प्रैक्टिस है उसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें पता नहीं। तो ये ट्रेनिंग का मोटिव यही है कि उनको डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए। ऐसा नहीं कि उनको ओबीजीवाइन बनाना है हम लोगों को, बट वही है कि जब ओबीजीवाइन एब्सेंट है तब वो डिसीजन मेकिंग कर पाए और पेशेंट की जान बचा पाए। ठीक है, जब भी कॉम्प्लिकेशन होता है नॉर्मल चीजों में भी वो नॉर्मली कर पाए, ताकि कॉम्प्लिकेशन हो ना या फिर कुछ बाकी चीजें हो ना इसमें। ठीक है, तो सर जब ये असेसमेंट होगा तो फिर असेसमेंट उसमें होगा तब सिर्फ डॉक्टर्स नर्स, नहीं बैठ सकते, nurses ही बैठेंगे। Yes, that's only what I'm going nurses. to say. Yes, yes. Okay, Only okay. nurses will be allowed to appear the exam. That's why I'm telling. Yeah. So it will be an online exam or? Yes, like now, right now we are interacting like this. There will be one link shared with you over mail by Foxy. If you are from Maharashtra, there will be 2 assessments. One will be for Manyata, one will be for Lakshya. Both online, okay, but 2 assessments. So link will be shared prior 2-3 days before assessment or 1 week before assessment, and you have to join that Zoom link. We'll get time to Prepare also. Yes, exactly. So that's what I'm saying. Once you get the dates, once CSC, Foxy will intimate CSC about dates first, and then they will send mail to you.
So we will get to know about the dates prior to you only. ठीक है. So accordingly we will set your mock assessment, the final mock assessment, and we will first assess you and we will see what is missing or what is perfect, and accordingly we will give the final touch. Okay. Final touch up. ठीक है. And then we will send you for the assessment. तो फिर सर अगर नाउ वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो हमारा दो असेसमेंट होगा, राइट? दो असेसमेंट. तो वो दो असेसमेंट बैक टू बैक रहेगा या नहीं? वो बैक टू बैक नहीं रहेगा. वो बैक टू बैक नहीं रहेगा. एक ही दिन में नहीं होता है. आपका मान्यता का होगा, और मान्यता का अगर आप सर्टिफाई होते हो तो आपको मेल भी आ जाएगा. ठीक है. आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको मान्यता का. लेकिन जब आपका लक्ष्य का असेसमेंट होगा तब आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा, जॉइंट सर्टिफिकेट लक्ष्य और मान्यता. ओके. तो फिर वो इंडिविजुअली स्टाफ को मिलेगा या हॉस्पिटल को मिलेगा? हॉस्पिटल को मिलेगा. स्टाफ को नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल को. ओके. हॉस्पिटल का नाम रहेगा उसको. ओके, चलेगा. थैंक यू. या थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. किसी का और कुछ? ओके मैम हो आप, मुझे लगा गए आप. यस, मैं आपके साथ हूँ. तो मुझे आपसे कहना है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा. और यू टू एक्सपीरियंस दैट. आपको बीपी लेना है, आपको मैक्सेल का सब रेजिम बाय हार्ट करना है, क्योंकि वो पूछते हैं. और वैसा आपके रेजिम किट में, अपना पीआईएच किट में आपको वो सब रखना है, क्योंकि वो दिखाने को बोलते हैं कि उतना एम्प्यूल्स रखा है कि नहीं. और आप एक मैक्सेल का रिवीजन जरूर करना. ठीक है. ठीक है. तो अपना रिवीजन सेशन थर्सडे को है. लास्ट इंस्ट्रक्शन है, रिवीजन सेशन थर्सडे को है. उससे पहले आप एकलांश प्री-एकलांश का बॉक्स बनाओगे अकॉर्डिंग टू द लिस्ट जो बीपीटी में भी है, और आप फोटो ग्रुप में शेयर करोगे. और थर्सडे को सेशन में बैठते वक्त भी आप किट के साथ ही बैठेंगे. ठीक है, जैसे पीपीएच में किया था हम लोगों ने. ठीक है, डन एवरीवन. आपका किसी का बीपी नहीं ना बढ़ा? नो लेक्चर सुनते हैं. आज का लेंदी था थोड़ा सा, और बहुत इसलिए ये था. इसीलिए मतलब आज पूरा एकदम टाइम टू टाइम हम लोगों ने एंड कर लिया है. मतलब बाकी सेशन हमारे जल्दी से खत्म हुए हैं, लेकिन अभी 2 घंटा पूरा यूज हुआ. ठीक है, तो लेट यू प्रिपेयर द बॉक्सेस एंड I'll see you on Thursday 3 PM. Be on time, be with the kit, and all the best. क्योंकि ये लास्ट सेशन था, इसलिए आपको ऑल द बेस्ट दे रहा हूँ. इसके बाद मैं 2 हफ्ते तक नहीं मिलूंगा आपको. रिवीजन में मिलूंगा मैं और दोस्ता मैम आपको. ठीक है सर. और एक बात पूछना था कि जो किट बनाना है तो हमको बैग में करना है या फिर प्लास्टिक बॉक्स? एक प्लास्टिक बॉक्स करो बड़ा सा. ओके. मैं हमारे हॉस्पिटल का भी दिखाऊंगी उस दिन आपको. ओके चलेगा. यस, चल. थैंक यू. और जिसका पोस्टर्स भी लगाना बाकी है वो भी पोस्टर लगा दीजिए. न्यूबॉर्न कॉर्नर भी बना लीजिए, और बाकी जो ट्रेज है वो भी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मतलब वो प्रिपेयर ही रखना है इसके आगे. क्योंकि इसके आगे अभी जबकि मैंने बोला है कि एग्जाम का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसके आगे हम लोग प्रिपेयर ही रहने चाहिए. इसलिए सभी कुछ रेडी रखो. अभी कुछ आपके पास नहीं है तो पूछो ग्रुप पे, हम लोग वापस भेज देंगे. ठीक है. यस. ओके, चलो फिर. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. ओके बाय. थैंक यू.